बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी, चैप्टर नंबर 10 पथोमा। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसमें से कैसे क्यों आया करता है और इसमें से ज़्यादातर जो पैथोलॉजीज़ हैं वो आई हुई हैं और साथ सिनेरियो भी आ जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने पथोमा के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप जो चीज़ें लिखें वो छोटी करके लिखें, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी लिखवाने वाली हैं। या इसके अलावा अगर आपने कोई लिखा हुआ तो आप पैथोलॉजीज़ के लिए कोई स्टिकी नोट्स भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ओरल कैविटी से स्टार्ट करें। सो ओरल कैविटी में से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा आया हुआ है, बाकी हम रीड कर लेते हैं। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। सो फुल थिकनेस डिफेक्ट ऑफ लिप और पैलेट इज़ नोन एज क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। सो ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ फेशियल प्रोमिनेंसेस टू फ्यूज़। आपकी जब अर्ली प्रेगनेंसी हो रही होती है, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी जो फेशियल प्रोमिनेंसेस होती हैं, एक सुपीरियर साइड से, दो साइडों से और दो इन्फीरियर साइड से ग्रो करती है और आपस में फ्यूज़ बनाती है। तो इससे क्या होता है कि फ्यूजन हो जाता है। अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाए फेलियर के अंदर तो फिर आपको क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो जाता है। और ये यूजुअली टुगेदर होते हैं, हम जो यूनिलैटरल हैं या आइसोलेटेड हैं वो इतना कॉमन नहीं है। बाकी हमारे पास एप्थस अल्सर हैं। एप्थस अल्सर आपने ENT में भी पढ़ा होगा, तो इट इज़ स्ट्रेस रिलेटेड। ये बात याद रखिएगा कि स्ट्रेस रिलेटेड ये अल्सर्स होते हैं। पेनफुल सुपरफिशियल अल्सरेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा और अराइजेज इन रिलेशन टू स्ट्रेस एंड रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, बट ये दोबारा रीअकर कर सकता है। और इसका अगर करेक्टरिस्टिक देखें तो ग्रेश बेस होती है इसकी, सराउंडेड बाय रिथमा। तो पेनफुल सुपरफिशियल अल्सरेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा रिलेटेड टू स्ट्रेस। बेसेट सिंड्रोम ये भी इसके साथ ही आता है। तो इसके अंदर हमारे पास एक ट्रायड आ रहा होता है एप्थस अल्सर्स, जेनिटल अल्सर्स और यूवीआइटिस का। तो रिकरेंट एप्थस अल्सर्स प्लस जेनिटल अल्सर्स एंड यूवीआइटिस इज नोन एज बेसेट सिंड्रोम। ये बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस की वजह से हो रहा होता है। इसके अंदर स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं और ये वायरल इन्फेक्शंस के बाद कॉमन होता है, बट इटियोलॉजी एग्जैक्ट हमें नहीं पता। ओरल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है और इट रिजल्ट्स इन वेजिकल फॉर्मेशन दैट रप्चर एंड रिजल्ट इन शैलो पेनफुल अल्सर्स। हमारे पास वेजिकल्स जो बनते हैं आपको पता ही है हर्पीज के अंदर बनते हैं, तो वो जब रप्चर होते हैं तो हमारे पास शैलो पेनफुल अल्सर्स बनते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। प्राइमरी जो इन्फेक्शन है वो चाइल्डहुड के अंदर होता है और लीजन्स वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन जो वायरस है डॉर्मेंट रहता है ट्राइजेमिनल नर्व के गैंग्लियन के अंदर। ट्राइजेमिनल आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है और स्ट्रेस या कोई भी ऐसा फैक्टर लाइक सनलाइट इसकी रीएक्टिवेशन कॉज कर सकते हैं और इट कैन रीएक्टिवेट द वायरस एंड लीडिंग टू वेजिकल फॉर्मेशन जो कि आपके लिप्स वगैरह के ऊपर आ सकती है। तो ये आपके पास ओरल म्यूकोजा जो है वहाँ पर वेजिकल्स बनते हैं, रप्चर हों तो हमारे पास अल्सर्स बनते हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 प्राइमरी इन्फेक्शन डॉर्मेंट रहता है ट्राइजेमिनल के अंदर, स्ट्रेस और सनलाइट की वजह से रिएक्टिवेट होता है। यहाँ तक ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए और ENT में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी ही होंगी। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसके अंदर से SCQ भी आता है, तो इसके अंदर SCQ के अंदर हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। हमारे पास इसका एक आधी दफ़ा सिनेरियो भी आया हुआ है और इसके साथ इसकी मॉर्फोलॉजी भी आ जाती है। सो ये मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है स्क्वेमस सेल्स का लाइनिंग द ओरल म्यूकोजा। तो ये ओरल म्यूकोजा ओरल कैविटी के रिलेशन में कोई भी आपके पास सिनेरियो है तो इट वुड मोस्टली भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसके अंदर ना जो है आपका जो फैक्टर होता है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो होता है वो टोबैको एंड स्मोक होता है। आपने वो सिगरेटों के जो डब्बे होते हैं तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि स्मोकिंग किल्स और उसके ऊपर लिखा होता है कि इट कैन कॉज ओरल कार्सिनोमास। सो ये अल्कोहल एंड टोबैको आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स। SCQ आया हुआ है कि आप रिस्क फैक्टर्स बताएं कि जो कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉज करते हैं। जो आपको एक्स्ट्रा कुछ लिख लिए, टोबैको स्मोक एंड अल्कोहल तो है ही से, इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? P53 म्यूटेशन हो सकती है, इम्यूनो सप्रेशन हो सकती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, एरिथ्रोप्लेकिया हो सकता है, ठीक है। इसी तरह प्रीकर्सर लीजन्स हो सकती हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा, टोबैको, अल्कोहल, P53 म्यूटेशंस, इम्यूनो सप्रेशन एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। ये आप अलग-अलग पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हैं। फ्लोर ऑफ माउथ सबसे ज़्यादा हमारे पास इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास दो किस्म की प्रीकर्सर लीजन्स आते हैं, जैसे कि हमने रिस्क फैक्टर में भी बात की, ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया आपको पता ही एक वाइट प्लैक होता है जिसको हम स्क्रैप नहीं कर सकते, ठीक है। और ल्यूकोप्लेकिया जो हमारे पास ओरल कैंडिडियासिस के अंदर हमारे पास जो वाइटिश एक प्लैक होती है
उससे डिफरेंट होती है। वो जो होती है वो स्क्रैपेबल होती है, लेकिन ये जो ल्यूकोप्लेकिया होता है ये हम इसको स्क्रैप नहीं कर सकते। ओरल जो कैंडिडियासिस होता है वो ज़्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर देखा जाता है। इसी तरह हेरी ल्यूकोप्लेकिया भी हो सकता है, उसके अंदर हमारे पास एक वाइट रफ कैराटिन का हेरी पैच बन जाता है जो कि लेटरल साइड ऑफ टंग के अंदर ज़्यादा कॉमन है, और वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स के अंदर होता है, और इट इज़ ड्यू टू EBV वायरस, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस, जो कि स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेजिया कॉज कराता है। बट हेरी ल्यूकोप्लेकिया ये नॉट प्री मैलिग्नेंट नहीं है बहरहाल। और इसके बाद हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया होता है, ये भी बेसिकली हमारे पास प्लैक ही होता है, लेकिन ये वेस्कुलराइज्ड ल्यूकोप्लेकिया कर लें आप इसको, ऐसे कह सकते हैं, और ये हाईली सजेस्टिव होता है स्क्वेमस सेल डिस्प्लेजिया का। तो ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया इज़ अ मोर प्री मैलिग्नेंट सिचुएशन, और ल्यूकोप्लेकिया भी है। तो ये दो ऐसी कंडीशंस हैं दैट कैन लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सो इन दोनों को आपने ज़रूर इसकी बायोप्सी करनी है ताकि आपको पता लग जाए कि आपका ये प्रॉब्लम है या नहीं है। डिस्प्लेजिया बेसिकली जो होता है ना, ये हमारे पास एक स्टेट होती है जिसके अंदर हमें एबनॉर्मल टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं टिश्यू के अंदर, और ये प्री कैंसरस स्टेज होती है। तो ये जनरली एक सी बात थी। बाकी आपके पास मॉर्फोलॉजी के अंदर आप देख लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके अंदर आपके पास ना फ्लोर ऑफ माउथ, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो लोकेशन होती है इसकी मोस्टली ये वेंट्रल सरफेस को इन्वॉल्व करता है, या फ्लोर ऑफ माउथ को ज़्यादातर इन्वॉल्व कर रहा होता है। ऑफ टंग, फ्लोर ऑफ माउथ हो सकता है, लोअर लिप, गंगाइवा वगैरह इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ग्रॉस अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अर्ली लीजन्स होती हैं, ये आप लिख लें, अर्ली लीजन्स अपीयर एज पर्ली वाइट टू ग्रे resembling leukoplatic patches. Early lesions appear as pearly white to grey resembling leukoplatic lesions patches, और जो late lesions हैं they are ulcerated with rolled margins, ठीक है। तो अर्ली लीजन्स आपके पास पर्ली वाइट टू ग्रे होती हैं और ये रिजेंबल करती हैं ल्यूकोप्लेकिया से, और जो लेट लीजन्स होती हैं अल्सरेटेड विद रोल्ड मार्जिन्स होती हैं। माइक्रोस्कोपी के आप इसके पॉइंट्स लिख लें। इट रेंजेस फ्रॉम वेल डिफरेंशिएटेड केराटिनाइज्ड नियोप्लाज्म्स टू पुअरली डिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक ट्यूमर। It ranges from well differentiated keratinized neoplasms to poorly differentiated anaplastic tumor. ये साइड पे जगह खाली होगी, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इसकी हमारे पास क्या थी? It involves the ventral surface of tongue, floor of mouth, lower lip, gingiva. ग्रॉस फीचर्स के अंदर अर्ली लीजन्स अपीयर एज पर्ली वाइट टू ग्रे रिसेंबलिंग ल्यूकोप्लेटिक पैचेस, लेट लीजन्स आर अल्सरेटेड विद रोल्ड मार्जिन्स। माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास क्या आएगा? इट रेंजेस फ्रॉम वेल डिफरेंशिएटेड कैराटिनाइज्ड नियोप्लाज्म टू पोरली डिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स। तो ये एक दफ़ा आई हुई है मॉर्फोलॉजी, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखवा दिया ताकि आप सेफ रहें। बाकी इसके रिस्क फैक्टर्स भी आए हुए हैं। बाकी इसके अंदर और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है इंपॉर्टेंट करने वाली। तो आगे हम आज अपने सिलेवरी ग्लैंड्स के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। बेसिकली हमारे पास 2-3 टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और वार्डिन ट्यूमर से ज़्यादा आ रहा होता है। बाकी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो बेसिक हमारा प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा को सिक्रीट करे होते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पेरोटिड होते हैं, सब मैंडिबुलर होते हैं, सब लिंगुअल होते हैं, और माइनर ग्लैंड भी ढेर सारे होते हैं जो कि आपके ओरल म्यूकोजा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। मम्प्स इज़ रिलेटेड टू इन्फेक्शन, ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन विद मम्प्स वायरस रिजल्ट्स इन बायलैटरल इन्फ्लेम्ड पैरोटिड ग्लैंड्स। मम्प्स के अंदर आपके पास बायलैटरली इन्फ्लेम्ड पैरोटिड ग्लैंड्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको जो सिम्टम्स मिल सकते हैं वो ऑर्काइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी आपको मिल सकता है। सिलेवरी जो आपके पास सीरम अमाइलेज है वो इंक्रीज़ करता है ड्यू टू सिलेवरी ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट, और ऑर्काइटिस जो है वो रिस्क ऑफ स्टेरिलिटी के ऊपर, इनफर्टिलिटी के ऊपर लेके जा सकता है, स्पेशली इन टीनेजर्स। तो मम को आप याद कर सकते हैं। मम्प्स आप अगर आप लिखें तो आप यहाँ से यू की जगह इसको ओ से याद रखते हैं, मम्प्स से। तो ओ से ऑर्काइटिस, एम से मेनिंजाइटिस वगैरह, पी से पैंक्रियाटाइटिस, ओके। तो और पी से आप पैरोटिड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट भी याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये इसको याद करने का तरीका है। सो ऑर्काइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, मेनिंजाइटिस और ऑर्काइटिस, ठीक है। तो बायलैटरल इन्फ्लेम पैरोटिड ग्लैंड्स हमें मिलते हैं मम्स के अंदर। आगे हमारे पास सियालाडेनाइटिस है। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड, और ये मोस्टली ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन होती है। आपने याद होगा, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर ENT के अंदर सियालोलिथियासिस कहते हैं। उस वजह से क्या होता है कि स्टेफ ऑरिस का इन्फेक्शन हो जाता है जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन होता है, और उस वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आगे हमारे पास है जी प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। सो ये इसकी मॉर्फोलॉजी भी हमारे पास आई हुई है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें आई हुई हैं, तो हम इसको अच्छी तरह कवर कर लेते हैं।
जो हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मीन्स कि इसके अंदर ग्लैंड्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो बिनाइन ट्यूमर है जो कि कंपोज करता है स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। इसके अंदर एपिथेलियल भी और स्ट्रोमल टिश्यूज़ दोनों मौजूद हैं और इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड। मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है हमारे पास? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है। अब ये कहाँ पर अराइज करता है? यूजुअली इट अराइजेस इन द पैरोटिड ग्लैंड और एक मोबाइल पेनलेस सर्कमस्क्राइब्ड मैस होता है हमारे एंगल ऑफ जॉ के ऊपर, तो इट अपेयर्स एज मोबाइल पेनलेस सर्कमस्क्राइब्ड मैस एट द एंगल ऑफ जॉ। इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी भी है एक तरह से। अब इसका हाई रेट ऑफ अकरेंस होता है। एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल आइलैंड्स ऑफ ट्यूमर थ्रू ट्यूमर कैप्सूल ऑफन लीड्स टू इनकम्प्लीट रिसेक्शन। तो ये एक्चुअली एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है, ट्यूमर कैप्सूल से। तो ये भी हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो ये पॉइंट हम उसके अंदर भी लिखेंगे। और ये रेयरली ट्रांसफॉर्म करता है कार्सिनोमा में, और वो अगर कार्सिनोमा की तरफ जाए तो हमारे पास फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू जो है वो फेशियल नर्व पास कर रही होती है। सो ये बेसिकली हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है कंपोज्ड ऑफ स्ट्रोमा, ठीक है, कार्टिलेज एंड एपिथेलियल लाइनिंग। पैरोटिड में आपके पास अराइज करता है, मोबाइल पेनलेस सर्कमस्क्राइब्ड मैस होता है। सो इसकी मॉर्फोलॉजी आप साइड पे कहीं पर लिख लें, या अगर आपके पास कोई जगह खाली पड़ी हुई है सेपरेट आप लिखना चाहें तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। ग्रॉस के अंदर जो है ना आप लिख लें कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, एक तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज़ मोबाइल पेनलेस वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस एट द एंगल ऑफ जॉ। मोबाइल पेनलेस वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस एट द एंगल ऑफ जॉ। दूसरा पॉइंट लिखें ग्रॉस के अंदर कि दीज एडिनोमाज आर इनकैप्सुलेटेड, द कैप्सूल इज़ नॉट फुली डेवलप्ड and extension of small and extension produces protrusion into the surrounding gland. So although they are encapsulated, but capsule is not fully developed and एक्सपेंटाइल ग्रोथ या एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस प्रोट्रूजन इन द सराउंडिंग ग्लैंड। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्मॉल आइलैंड ऑफ ट्यूमर जो है ना वो ट्यूमर कैप्सूल के थ्रू ग्रो कर सकता है, तो ये इसमें आपने पॉइंट लिखना है। तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, राउंड है। दूसरा कि वैसे तो इनकैप्सुलेटेड है लेकिन कैप्सूल पूरी तरह से डेवलप नहीं होता और अगर एक्सटेंशन जो है इसकी वो हो सकती है सराउंडेड ग्लैंड के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आप एक ये पॉइंट और भी लिख सकते हैं ग्रॉस के अंदर, द कट सर्फेस इज ग्रे वाइट विद मैक्सॉइड एंड ब्लू ट्रांसल्यूसेंट एरियाज ऑफ कॉन्ड्रॉइड। द कट सर्फेस इज ग्रे वाइट विद मैक्सॉइड एंड ब्लू ट्रांसल्यूसेंट एरियाज ऑफ कॉन्ड्रॉइड। माइक्रोस्कोपिक जो इसके अंदर आप पॉइंट लिखेंगे कि द डोमिनेंट हिस्टोलॉजिक फीचर इज ग्रेट प्लियोमॉर्फिज्म या हेट्रोजेनेसिटी, ठीक है। तो ये प्लियोमॉर्फिक जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, और ये हेट्रोजेनेसिटी भी हम इसको कहते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि हमारे पास एपिथेलियल सेल या टिश्यूज़ और मीजनकाइमल कंपोनेंट दोनों हैं। मिक्सचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कंपोनेंट विद मीजनकाइमल, हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि हम कह रहे थे ना कि दोनों स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये प्लियोमॉर्फिक का ये मतलब होता है। तो इसका डोमिनेंट जो फीचर है वो भी यही है। अगला पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक के अंदर, द एपिथेलियल एलिमेंट्स कंसिस्टिंग they can consist of the epithelial element can consist of ductal cells or myoepithelial cells, and they are arranged in a form of ducts, acini, irregular lobules or sheets of cells. अगला पॉइंट लिख सकते हैं these elements, the epithelial elements, are typically dispersed within a mesenchyme like background of loose myxoid tissues. और the epithelial cells form well developed ducts lined by cuboidal to columnar epithelium, ठीक है। तो ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं इसके अंदर। सो ये मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करा देता हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। तो ग्रॉस के अंदर आपने ये लिखना है कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस है, मोबाइल है, पेनलेस है। although encapsulated, it is encapsulated, the capsule is not fully developed and extension of small island of tumor can occur through the capsule. The cut surface is grey white with myxoid and blue translucent areas of chondrite. Microscopic के अंदर the most dominant histological feature is pleomorphism या heterogeneity. अगला पॉइंट इसके अंदर आप लिखेंगे the epithelial cell consists of ductal or myoepithelial cells and are arranged in forms of ducts, acini, irregular tubules, strands or sheets of cell. The elements are typically dispersed within a mesenchyme like background of loose myxoid tissue. और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं द एपिथेलियल सेल्स फॉर्म वेल डेवलप्ड डक्ट्स लाइंड बाय
क्यूबॉइडल टू कोलुमिनर सेल्स। तो ये आपकी जो मॉर्फोलॉजी है ये कवर हो जाएगी, क्योंकि एक 2 दफ़ा आई हुई तो मैंने इसलिए आपको इसको अच्छी तरह लिखवा दिया है। और रिपीट करने का मकसद इससे यही होता है कि कोई पॉइंट इसके अंदर रह ना जाए, क्योंकि आप बुक से तो नहीं देख रहे, तो आपने सुन के ही इसको लिखना है। तो ये हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा हो जाता है। इसी साथ वार्डन ट्यूमर हो सकता है। वार्डन ट्यूमर भी SCQ में आया हुआ है और इसकी मॉर्फोलॉजी भी आई हुई है। तो ये हम देख लेते हैं कि वार्डन ट्यूमर है क्या। सो बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर है विद अबंडेंट लिम्फोसाइट एंड जर्मिनल सेंटर्स, लिम्फ नोड लाइक स्ट्रोमा होता है, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है सिलिवरी ग्लैंड्स का, और ये हमेशा ही पैरोटिड ग्लैंड के अंदर आ रहा होता है। सो ये आपने बात याद रखनी है। तो एक सवाल आया होता है कि आप वार्डन ट्यूमर को डिस्क्राइब करें और उसकी मॉर्फोलॉजी बताएं। सो ये आपने लिख लें कि एक तो बात उसकी डेफिनेशन के अंदर, जब डिस्क्राइब के अंदर आप लिख सकते हैं कि बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर है विद अबंडेंट लिम्फोसाइट्स एंड जर्मिनल सेंटर्स, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, एंड इट अराइजेज एक्सक्लूसिवली इन द पैरोटिड ग्लैंड और इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। ये आप साइड पे कहीं पर लिख लें। तो आपने इसकी पहले डेफिनेशन लिख देनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बता देना है कि एक्सक्लूसिवली पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होता है, मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। मॉर्फोलॉजी जो है वो आप देख लें कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। सो मॉर्फोलॉजी के अंदर ग्रॉस के अंदर पहला पॉइंट आप लिख लें कि द ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ सिस्टिक ग्लैंडुलर स्पेसेस एम्बेडेड इन डेंस लिम्फॉइड स्ट्रोमा। इट यूजुअली अराइजेज इन द सुपरफिशियल पैरोटिड ग्लैंड। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स जो आ जाएंगे ना, वो इसकी ग्रॉस के आ जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स आप लिख लें, द स्पेसेस आर लाइंड बाय, ये जो हमने स्पेसेस की बात की थी, द स्पेसेस आर लाइंड बाय डबल लेयर ऑफ न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल cells resting of dense lymphoid stroma. The spaces are frequently narrowed by polypoid projections of lymphoepithelial elements. ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखें, the double layer of lining cell is distinctive. जो इसकी superficial layer होती है that consists of columnar cells having abundant granular eosinophilic cytoplasm that imparts an oncocytic appearance, while the second layer is of cuboidal to polygonal cells, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ऑन्कोसाइट्स आर एपिथेलियल सेल्स स्टफ्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ग्रॉस के अंदर आपने पहला पॉइंट लिखना है, ट्यूमर कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टिक ग्लैंडुलर स्पेसेस एम्बेडेड इन डेंस लिम्फॉइड स्ट्रोमा। इट यूजुअली अराइज इन द सुपरफिशियल पैरोटिड ग्लैंड। माइक्रोस्कोपिक के अंदर आपका पहला फीचर आएगा, दीज स्पेसेस आर लाइंड ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दीज स्पेसेस आर लाइंड बाय डबल लेयर ऑफ न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल सेल्स रेस्टिंग ऑन डेंस लिम्फॉइड स्ट्रोमा। द स्पेसेस आर फ्रीक्वेंटली नैरोड बाय पॉलीपॉइड प्रोजेक्शंस ऑफ लिम्फो एपिथेलियल एलिमेंट्स। ये अगला पॉइंट होगा। अगला पॉइंट होगा, द डबल लेयर ऑफ लाइनिंग सेल इज डिस्टिंक्टिव। जो आपके पास सरफेस लेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ कोलुमिनर सेल्स हैविंग एन अबंडेंट ग्रैनुलर eosinophilic cytoplasm that imparts an oncocytic appearance, oncocytic ONCOCYTIC, oncocytic appearance. And the second layer consists of cuboidal to polygonal cells. Oncocytes क्या होते हैं, ये अगला पॉइंट लिख लें कि oncocytes are epithelial cells stuffed with mitochondria, जो कि एक ग्रैनुलर अपीयरेंस दे रहे होते हैं साइटोप्लाज्म को। तो ये इसका जो है ना मॉर्फोलॉजी हो जाती है। तो ये हमारे पास वार्डन ट्यूमर है, बिनाइन सिस्टिक ट्यूमर है विद अबंडेंट लिम्फोसाइट एंड जर्मिनल सेंटर। अगला हमारे पास जो है कार्सिनोमा है, म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा। म्यूकोएपिडर्मोइड आपको पता लग रहा है कि द मलिग्नेंट ट्यूमर इज कंपोज्ड ऑफ म्यूसिनस एंड स्क्वेमस सेल्स। मोस्ट कॉमन मलिग्नेंट ट्यूमर है सिलिवरी ग्लैंड का, और ये पैरोटिड के अंदर जो है वो अराइज करता है और फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बहुत दफ़ा आया हुआ है वो है कि आप जो ट्यूमर्स हैं सिलिवरी ग्लैंड्स के, ये आप बताएं। तो आप एक टेबल सा बना लें, एक तरफ बिनाइन के नाम लिख लें और एक तरफ मलिग्नेंट के नाम लिख लें। कुछ हमने पढ़ ली हैं। सो बिनाइन के अंदर आप पहला लिख लें प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, दूसरा आप लिख लें वार्डन ट्यूमर। एडिनोमा से आप 2 और याद रख लें, बेजल सेल एडिनोमा, कैनालिकुलर एडिनोमा, ऑन्कोसाइटोमा, डक्टल पेपिलोमा। ये आपके पास बिनाइन ट्यूमर्स आ जाएंगे। मलिग्नेंट के अंदर आपके पास म्यूकोएपिडर्मोइड कैंसर आ सकता है, एडिनो कार्सिनोमा हो सकता है, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा हो सकता है, एसेनिक कार्सिनोमा हो सकता है, मलिग्नेंट मिक्स्ड कार्सिनोमा हो सकता है और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। तो रिपीट कर देता हूँ, बिनाइन के अंदर आपके पास प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, वार्डन ट्यूमर, बेजल सेल एडिनोमा, कैनालिकुलर एडिनोमा, ऑन्कोसाइटोमा, डक्टल पेपिलोमा। मलिग्नेंट के अंदर म्यूकोएपिडर्मोइड कैंसर, एडिनो कार्सिनोमा, एसेनिक सेल कार्सिनोमा, एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, मलिग्नेंट मिक्स्ड कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये आपके पास जो है ना ये कवर हो जाता है आपके पास जो ट्यूमर्स हैं सिलिवरी ग्लैंड के। एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि आप जो एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा है, यहाँ मेंशन तो नहीं है पैथोमा के अंदर, लेकिन उसने पूछा हुआ एक दफ़ा कि एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा है, ये उसकी मॉर्फोलॉजी बताएं।
सो ये जो एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा होता है, ये आप जनरली सुन लें, अगर आप लिखना चाहें थोड़ा बहुत आउटलाइन तो लिख लें, वरना ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर होते हैं, ठीक है, अराइज करते हैं। और इसके अगर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर की बात करें या ग्रॉस फीचर्स जो है ना, ये स्मॉल होते हैं, पुअरली इनकैप्सुलेटेड होते हैं, इन्फिल्ट्रेटिव होते हैं। और माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो ये कॉम्पैक्ट न्यूक्लियाई होते हैं और स्कैंट साइटोप्लाज्म होता है। और ये जो है ना, ये जो सेल्स होते हैं ये ट्यूबुलर या सॉलिड हो सकते हैं और क्रिब्रीफॉर्म पैटर्न्स के अंदर अरेंज होते हैं। और जो स्पेसेस बिटवीन द ट्यूमर सेल्स आर ऑफन फिल्ड विद हाइलाइन मटेरियल। तो ये आप पास पेपर कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह करना चाहें, लेकिन एक दफ़ा सवाल आया और यहाँ पर मेंशन भी नहीं है, तो इसके अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पर वार्डन ट्यूमर आप देख लीजिएगा कि डबल लेयर होती है इसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर। और प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा भी आप देख लें कि आपके पास प्लियोमॉर्फिज्म आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आप अच्छी तरह कर लें, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे हमारे पास ईसोफेगस है, तो ये कुछ जर्नल हमारे पास चीज़ें हैं वो हम कर लेते हैं, फिर हम आगे जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। सबसे हमारे पास ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला है, यानी एक हमारे पास कनेक्शन बन गया ट्रेकिया एंड ईसोफेगस से। तो कनेक्शन बिटवीन द ईसोफेगस एंड ट्रेकिया कंजेनिटल डिफेक्ट है। और मोस्ट कॉमन वेरिएंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल ईसोफेजियल एट्रीजिया विद द डिस्टल ईसोफेगस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेकिया। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल ईसोफेगस है उसका एट्रीजिया हो जाता है, और जो डिस्टल ईसोफेगस है वो ट्रेकिया से आ रही होती है। ये प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आपके पास वॉमिटिंग, पॉलीहाइड्रोमनियोज हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, एस्पायरेशन हो सकती है। एट्रीजिया हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ओरिफिस या कोई पैसेज हो वो क्लोज हो या एब्सेंट हो तो इसको हम एट्रीजिया कहते हैं। वॉमिटिंग, पॉलीहाइड्रोमनियोज, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नाम से पता लग रहा है कि ट्रेकिया और ईसोफेगस के अंदर एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है। फिस्टुला जो होता है वो एक कनेक्शन होता है बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स। ईसोफेजियल वेब, थिन प्रोट्रूजन ऑफ ईसोफेजियल म्यूकोजा मोस्ट often in the upper esophagus is known as esophageal web. It presents with dysphagia for poorly chewed food और increased risk for esophageal squamous cell carcinoma। और ये इसकी एसोसिएशन होती है प्लमर विंसन सिंड्रोम के साथ कि PVS जो होता है प्लमर विंसन सिंड्रोम, इसके बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक तो सवेयर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, हमारे पास ग्लोसाइटिस होता है और एसोफेजियल वेब होती है। सो हमारे पास ना इसके अंदर ग्लोसाइटिस जो होती है उसके अंदर बीफी रेड टैंग मिल रही होती है ग्लोसाइटिस की वजह से। तो ये आपने एसोसिएशन याद रखनी है ईसोफेजियल वेब की कि प्लमर विंसन सिंड्रोम के अंदर ईसोफेजियल वेब भी होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है और ग्लोसाइटिस भी होता है। ये आप आगे भी पढ़ेंगे और आपने पढ़ा भी होगा पहले। सो थिन प्रोट्रूजन ऑफ ईसोफेजियल म्यूकोजा इन द अपर ईसोफेगस इज नॉन एज ईसोफेजियल वेब, इसमें डिस्फेजिया हो रहा होता है। अगर हमारे पास है ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम, आगे हम मैकल्स डायवर्टिकुलम भी पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे पास ज़ेंकर डायवर्टिकुलम है। ज़ेंकर डायवर्टिकुलम के अंदर हमारे पास फेरेंजियल म्यूकोजा का आउटपाउचिंग होती है। जो मैकल था उसके अंदर हमारा जो है ना वो एक जो 3 लेयर्स होती है ना हमारे पास, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट की, उसकी आउटपाउचिंग होती है। सो आउटपाउचिंग ऑफ फेरेंजियल म्यूकोजा थ्रू एन एक्वायर्ड डिफेक्ट इन द मस्कुलर वॉल इज नोन एज ज़ेंकर डायवर्टिकुलम। ये हमारे पास अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर एट जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड फेरेंक्स के ऊपर प्रेजेंट करता है। और इसके हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स के अंदर हमारे पास हो सकता है डिस्फेजिया हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हेलिडोसिस हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। तो आउटपाउचिंग ऑफ फेरेंजियल म्यूकोजा थ्रू एन एक्वायर्ड डिफेक्ट इन द मस्कुलर वॉल, और इसकी आपको लोकेशन पता लगे कि ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर एट जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड फेरेंक्स पे प्रेजेंट होता है। आगे हमारे पास है मैलरी वीस सिंड्रोम, ठीक है, मैलरी वीस सिंड्रोम। तो ये कैसे आपके पास प्रेजेंट करता है? लॉन्गिट्यूडनल लैसेरेशन ऑफ म्यूकोजा एट गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। लॉन्गिट्यूडनल लैसेरेशंस होती हैं और ये किस वजह से हो सकती हैं? सवेयर वॉमिटिंग की वजह से हो सकती हैं, अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकती हैं, बुलिमिया की वजह से हो सकती हैं। और इसके अंदर आपको पेनफुल हेमाटेमेसिस आपको होता है। सो आप हैमर से याद रख लें, मैलेट से आप याद रख लें कि इसके अंदर पेनफुल हेमाटेमेसिस होती है, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। तो रिस्क ऑफ बोरहेव सिंड्रोम ज़्यादा हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि रप्चर ऑफ ईसोफेगस लीडिंग टू एयर इन द मीडियस्टाइनम एंड सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा। तो ये बोरहेव सिंड्रोम होता है। तो आपने याद रखना मैलरी वीस सिंड्रोम के अंदर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल लैसेरेशन है, ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन के ऊपर, उसके अंदर पेनफुल हेमाटेमेसिस हो रहा होता है। कॉजेज़ के अंदर आपके पास अल्कोहलिज्म हो सकता है, बुलिमिया हो सकता है, और इट कॉम्प्लिकेशन के अंदर बोरहेव सिंड्रोम हो सकता है।
अगर हमारे पास इसोफेजियल वेरिसेस होती हैं, डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्स इन द लोअर इसोफेगस, सो अब ये किस वजह से हो सकती है? सेकेंडरी टू पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। अब आपके पास जो होता है ना इसोफेजियल वेन होती है, ये नॉर्मली ड्रेन करती है पोर्टल वेन वाया द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो आपके पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है ये बैकअप कर जाती है इनटू इसोफेजियल वेन, और इस वजह से इसका बोर ज़्यादा हो जाता है और ये डायलेट कर जाती है। तो आपके पास इसोफेजियल वेरिसेस आ रही होती हैं क्योंकि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ये इसोफेजियल वेन के अंदर बैकअप कर जाती है। एसिम्प्टोमेटिक होती है लेकिन रप्चर का जो रिस्क है वो हमेशा रहता है। तो पेनलेस आपके पास हेमाटेमेसिस आता है और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सिरोसिस। तो डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन इन द लोअर इसोफेगस, इसका कॉज क्या है? सेकेंड पोर्टल हाइपरटेंशन है, गैस्ट्रिक वेन बैकअप कर जाती है इसोफेजियल वेन के अंदर, एसिम्प्टोमेटिक है, पेनलेस हेमाटेमेसिस होता है और ये मोस्ट कॉमन कॉज है सिरोसिस की। तो ये आपके जो है ना इन तमाम में से कोई आपके पास क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, लेकिन आपको जर्नली इसका आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई आ भी जाए MCQ तो आप उसको देख लें। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्लेजिया। सो एक्लेजिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हमारे पास डिसऑर्डर्ड इसोफेजियल मोटिलिटी विद इनएबिलिटी टू रिलैक्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। सो बेसिकली इसके अंदर हमारे मोटिलिटी इशू आ रहा होता है ड्यू टू द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इसकी जो बेसिक कॉज एटियोलॉजी क्या है? इट इज़ ड्यू टू द डैमेज गैंग्लियन सेल इन द माइंट्रिक प्लेक्सस। सो न्यूरोनल इशू होता है, जो आपके पास न्यूरोनल प्लेक्सस होता है इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। अब आपको याद होगा कि हमारे पास प्लेक्सिस होते थे, मेंट्रिक प्लेक्सिस होता था, योर बैक प्लेक्सिस होता था। तो हमारे पास जो गैंग्लियन सेल्स ऑफ मेंट्रिक प्लेक्सिस हैं ये आपके पास जो है ना इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स ऑफ मस्कुलरिस प्रोप्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ये बेसिकली आपकी जो मोटिलिटी होती है और जो आपके पास रिलैक्सेशन होती है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का, उसके लिए आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है। सो अगर आपके पास जो डैमेज गैंग्लियन सेल्स हो जाए माइंट्रिक प्लेक्सिस के अंदर तो आपकी मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है और आपका जो स्फिंक्टर है वो भी सही तरह से रिलैक्स नहीं कर पा रहा होता। तो इस वजह से ये आपके पास एक्लेजिया हो रहा होता है। अब ये डैमेज किस वजह से होता है? ये इडियोपैथिक भी हो सकता है या फिर कोई सेकेंडरी आपको मसला हो उस वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल छागास डिजीज़ जो कि ट्राइपैनोसोमा क्रूजी की इन्फेक्शन के अंदर होता है तो उसके अंदर भी ये हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स मिलेगा, प्यूट्रिड ब्रेथ मिलेगी, हाई आपके पास LES टोन होगी, प्रेशर होगी क्योंकि वो खुल नहीं पा रहा, और इसी तरह बर्ड बीक अपेयरेंस होगी या साइन होगा बैरियम फॉलो स्टडी के ऊपर, और आपका जो इसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो भी उसका भी रिस्क इंक्रीज कर जाता है। सो क्या है बेसिकली? डिसऑर्डर्ड इसोफेजियल मोटिलिटी विद इनएबिलिटी टू रिलैक्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्यों होता है? मेंट्रिक प्लेक्सस के में डैमेज गैंग्लियन होते हैं और ये इडियोपैथिक भी हो सकता है या छागास डिजीज़ के साथ रिलेटेड हो सकता है। डिस्फेजिया, प्यूट्रिड ब्रेथ, हाई LES प्रेशर, बर्ड बीक अपेयरेंस आपको नजर आती है। ये बर्ड बीक अपेयरेंस जो है ये अक्सर आ जाया करती है MCQ के अंदर, और इसके अंदर आपको जो डिस्फेजिया होगा दोनों सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों का होगा। आपके पास अगला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब इसमें क्या होता है कि आपका रिफ्लक्स हो रहा होता है एसिड का फ्रॉम द स्टमक ड्यू टू द रिड्यूस्ड LES टोन। इसके अंदर जो टोन है वो डिक्रीज कर जाती है, प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से जो आपका एसिड है स्टमक से वो इसोफेगस की तरफ जा रहा होता है। रिस्क फैक्टर के अंदर आपके पास अल्कोहल होता है, टोबैको होता है, ओबेसिटी, फैट रिच डाइट होती है, कैफीन और हर्निया। बेसिक जो इसके अंदर कल्प्रिट होता है वो फैट रिच डाइट होती है। जो फैट होता है ना, एक तो वो गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिले करता है और आपका जो LES होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को भी डिक्रीज कर देता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अगर स्लो होगी तो उसका मतलब है कि ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा फूड आपका जो म्यूकोजास के साथ, और उसके साथ साथ आपका टोन भी डिक्रीज हो गई है तो फिर वो ऊपर रिफ्लेक्स चेक करेगा। क्लिनिकल फीचर हार्ट बर्न, सीने में जलन, एस्दमा, इनामल ऑफ टीथ डैमेज हो सकता है ड्यू टू द रिफ्लक्स ऑफ एसिड, अल्सरेशन हो सकती है विद स्ट्रक्चर एंड बैरेट इसोफेगियस, इसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर शामिल है। सो हार्ट बर्न, एस्दमा, डैमेज टू इनामल ऑफ टीथ, अल्सरेशन, रिस्क फैक्टर्स अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, फैट रिच डाइट, कैफीन वगैरह। तो ये आपने देख लेना है। इसके बाद हमारे पास है बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस में से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और आगे जो हमारे पास इसोफेगियल कार्सिनोमा है उसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। तो बैरेट इसोफेगस को हम हमेशा देख लेंगे। इसका जब भी सिनेरियो आता है ना तो आपको वो वेलवेटी रेड म्यूकोजा ज़रूर देता है, ठीक है। सो वेलवेटी रेड म्यूकोजा अगर कहीं पर आपके पास आ रहा है ना तो ज़्यादा चांस होगा इसोफेगस के अंदर कि दैट इज़ बैरेट इसोफेगस। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली मेटाप्लास्टिक कंडीशन है।
मेटाप्लेजिया ऑफ द लोअर इसोफेजियल म्यूकोजा फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टू नॉन सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये मेटाप्लेजिया अगर आपने थर्ड ईयर में याद हो तो ये बड़ी एक इसकी क्लासिकल एग्जांपल होती है बैरेट इसोफेगस मेटाप्लेजिया की, जिसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाता है नॉन सिलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम के अंदर, ठीक है, और ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है बैरेट इसोफेगस। अब आपके पास जो रिस्पॉन्स होता है, अब रिस्पॉन्स जो होता है ये बेसिकली जो आपका लोअर इसोफेजियल स्टेम सेल होता है या लोअर इसोफेगस होता है वो एसिडिक स्ट्रेस में रह के आपके पास जो है ना वो मेटाप्लेजिया की तरफ चला जाता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस का या फिर प्रोग्रेशन का सवाल आया हुआ है कि आप ये बताएं कि आप जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बैरेट इसोफेगस की वो क्या क्या हो सकते हैं। सो इसके अंदर आपके पास डिस्प्लेजिया और एडिनोकार्सिनोमा का पॉइंट तो लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेजिया एंड एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लें, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो सकता है, अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये 5-6 आपके पास कॉम्प्लिकेशन आती हैं, डिस्प्लेजिया, एडिनोकार्सिनोमा, इसके साथ साथ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया एंड अल्सर, ये आप लिख लीजिएगा। बाकी इसकी मॉर्फोलॉजी आई हुई है, तो मॉर्फोलॉजी आप लिख लें कि आपके पास, या फिर ये पूछ लेते हैं कि बायोप्सी फाइंडिंग्स आप बताएं बैरेट इसोफेगस की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसके अंदर आप लिख लें 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली। पहला पॉइंट आप लिख लें कि स्क्वेमस एपिथेलियम इज कन्वर्टेड इनटू द मेटाप्लास्टिक कॉलुमिनर एपिथेलियम कंटेनिंग गॉबलेट सेल्स। दूसरा पॉइंट आप लिख लें गॉबलेट सेल्स इन रीजन ऑफ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया आर नेसेसरी फॉर डायग्नोसिस। तीसरा पॉइंट आप लिख लें कि वेलवेटी रेड म्यूकोजा एक्सटेंडेड फ्रॉम एसोफेजियल जंक्शन इनटू द इसोफेगस, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है डिस्प्लेजिया लो टू हाई ग्रेड जो है वो होता है, अब ये डिपेंड करता है कि डिस्प्लेजिया लो ग्रेड का भी हो सकता है और हाई ग्रेड का हो सकता है, और आपके पास बर्ड बीक अपीयरेंस आती है रेडियोलॉजी के ऊपर। तो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम आपके पास मेटाप्लास्टिक कॉलुमिनर एपिथेलियम के अंदर चेंज हो जाती है, गॉबलेट सेल्स आपको मिलते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया के रीजन के अंदर, और ये नेसेसरी है डायग्नोसिस के लिए। वेलवेटी रेड म्यूकोजा एक्सटेंडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन इनटू इसोफेगस, और डिस्प्लेजिया कैन बी लो टू हाई ग्रेड एंड बर्ड बीक अपीयरेंस इज सीन ऑन रेडियोलॉजी वगैरह। तो ये आपके पास जो है ना इसकी मॉर्फोलॉजी कर लें या बायोप्सी फाइंडिंग कर लें, ये आप देख लीजिएगा। तो ये इसका क्वेश्चन आया हुआ है। आगे हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है इसोफेजियल कार्सिनोमा, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। सो इसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। सो इसोफेजियल कार्सिनोमा को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं, 2 तरह से डिवाइड करते हैं बल्कि, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा में ऑब्वियसली प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड्स होगी, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड्स, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल कार्सिनोमा है वेस्ट के अंदर। और इसका जो रिस्क फैक्टर है वो है कि ये इट इज बेसिकली अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग बैरेट इसोफेगस, और इट इन्वॉल्व्स द लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस। हम बात कर रहे थे कि बैरेट इसोफेगस की जो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कि एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, तो ये एक तो कॉज ये हो सकती है एडिनोकार्सिनोमा की बैरेट इसोफेगस। इसी तरह दूसरी जो हमारे पास टाइप है दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इट इज़ द मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द स्क्वेमस सेल्स एंड मोस्ट कॉमन इसोफेजियल कैंसर वर्ल्ड वाइड, और ये बेसिकली आपकी अपर या मिडल थर्ड ऑफ इसोफेगस को इन्वॉल्व कर रहा होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स का ऐसे क्यों आया हुआ है कि आप ये बताएं कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है इसोफेगस का, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो आप ये देख लें कि अल्कोहल एंड टोबैको आर द मोस्ट कॉमन कॉज, इसके साथ वेरी हॉट टी, एक्लेजिया, इसोफेजियल वेब और इसोफेजियल इंजरी। हमने पीछे एक्लेजिया में भी देखा कि उसने कहा था कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। इसोफेजियल वेब के अंदर भी हमने देखा प्लमर विंसन सिंड्रोम। इसी तरह इसोफेजियल इंजरी हो सकती है। कुछ और आप चीज़ें लिख लें, एसोफेजाइटिस, इसी तरह HPV वायरस, P53 म्यूटेशन, इन तमाम की वजह से भी आपके पास हो सकती हैं। एक दफ़ा अपने सवाल लिखा हुआ है कि आप ये बताएं कि 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स बताएं जो कि आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ लेके जा सकते हैं। तो 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स में उन्होंने इस तरह किया हुआ था कि इस तमाम जो रिस्क फैक्टर अभी हमने जो बात कर रहे थे उसको 4 में डिवाइड कर दिया। एक तो इसोफेजियल रिस्क फैक्टर्स, लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स, डाइटरी रिस्क फैक्टर्स और जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स का सवाल आए तो बेहतर है कि आप इस तरह लिख लें। इसोफेजियल रिस्क फैक्टर्स के अंदर आपके पास एक्लेजिया हो जाएगा, प्लमर विंसन सिंड्रोम हो जाएगा, एसोफेजाइटिस हो जाएगा। इसी तरह लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आपके पास या फैक्टर्स के अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल आ जाएगा। डाइटरी कॉजेज के अंदर आपके पास विटामिन A, C, B और जिंक, मेलाब्डिनम वगैरह की डेफिशिएंसी हो सकती है। और जेनेटिक के अंदर आपके पास टाइलोसिस हो सकता है, TYLOSIS। तो अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स का सवाल है तो आप इसी तरह अटेम्प्ट कर लें, इसोफेजियल रिस्क फैक्टर्स, डाइटरी रिस्क फैक्टर्स, लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स एंड जेनेटिक। तो इसोफेजियल के अंदर आपके पास एक्लेजिया, प्लमर विंसन सिंड्रोम आ जाएगा।
इसोफेगस आ जाएगा। लाइफस्टाइल के अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल, हॉट टी वगैरह। डाइटरी के अंदर विटामिन ए, सी, बी डेफिशिएंसी हो सकती है। जिंक, मोलिब्डेनम की आपके पास हो सकती है। जेनेटिक के अंदर टाइलोसिस हो सकता है। सो आपके पास इसोफेजियल कार्सिनोमा होता है, ये बड़ा लेट प्रेजेंट करता है, पुअर प्रोग्नोसिस है। और सिम्टम्स में आपके पास प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड्स का, वेट लॉस, पेन एंड हेमाटेमेसिस। अच्छा, इसके अंदर ना एक सिनेरियो आया हुआ था कि आपने बताना था, तो उसके अंदर एक 65 ईयर ओल्ड राइटर था जिसकी हिस्ट्री थी 5 पैक्स ऑफ स्मोकिंग, और उसको डिस्फेजिया हो रहा था, अल्सरेटेड मैस मिल रहा था। तो आपने बताना था कि टाइप ऑफ कैंसर क्या है। एक तो आपके पास राइटर है विद हिस्ट्री ऑफ 45 पैक, यानी स्मोकर है, और उसको भी स्मोकर है और डिस्फेजिया हो रहा है और उसको मैस मिल रहा है, ठीक है। तो आपने टाइप ऑफ कैंसर बताना है। तो अब जब भी हमने बात की कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो आपने यहाँ से पिक करना है कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। सो हम इसकी वही सिम्टम्स की बात कर रहे थे, डिस्फेजिया, वेट लॉस, पेन, हेमाटेमेसिस, और होर्सनेस ऑफ वॉइस भी आपके पास प्रेजेंट कर सकती है क्योंकि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट के साथ। आगे आपका इसका लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड जो है वो स्प्रेड लिखा हुआ है कि अपर 1/3 सर्वाइकल नोड्स, मिडिल 1/3 मीडियास्टिनल या ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स, और लोअर 1/3 जो है वो सिलियाक लिम्फ नोड्स की तरफ जा सकता है। बाकी आपके पास इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है, तो बैरेट इसोफेगस की मॉर्फोलॉजी, इसोफेजियल कार्सिनोमा, इसकी आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, तो इंशाल्लाह आपके ये क्वेश्चन है यहाँ से मिस नहीं होता। बाकी इसके अंदर और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। अच्छा, तो अब हम अगला देख लेते हैं, स्टमक के अंदर से क्या क्या चीज़ें हैं। तो गैस्ट्रोशिसिस, congenital malformation of the anterior abdominal wall leading to the exposure of abdominal contents, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोशिसिस। ये हमने शायद पहले भी एनाटमी में पढ़ा है। ओम्फेलोसील इज द persistent herniation of bowel into the umbilical cord, अगर आपकी जो बावल है या इंटेस्टाइन्स है वो हर्निएट कर जाएं into the umbilical cord, तो इसको हम कहते हैं कि अम्फेलोसील। अब ये किस वजह से होती हैं? इट इज़ ड्यू टू द फेलियर ऑफ हर्निएटेड इंटेस्टाइन टू रिटर्न टू द बॉडी कैविटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और जो कंटेंट्स हैं दे आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड एमनियन ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड। अगला है आपके पास पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो आपके पास जो पाइलोरिक स्मूथ मसल्स होते हैं वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। सो आपके पास पाइलोरस जो एरिया होता है स्टमक से ऊपर वाला, उसके अंदर आपको हाइपरट्रॉफी हो गई है। सो इसके अंदर क्या आपको सिम्टम्स मिलेंगे? सो ये 2 वीक्स आफ्टर बर्थ प्रेजेंट करता है। प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग के अंदर बिलेरी कोई मटीरियल नहीं होगा। विजिबल पेरिस्टाल्सिस होगा और ऑलिव लाइक मैस आपको मिलेगा एब्डोमेन के अंदर। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी है पाइलोरिक स्मूथ मसल की, तो मायोटोमी कर सकते हैं। मायोटोमी क्या होता है? कटिंग ऑफ मसल्स होता है ताकि आपका जो पैसेज ऑफ फूड है वो बेहतर किया जा सके। तो गैस्ट्रोशिसिस, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसके अंदर आपको एब्डोमिनल कंटेंट नजर आ रहे हो। तो एम्फेलोसील हर्निएशन होती है, बाउल एंड अम्बिलिकल कॉर्ड और पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। आगे हमारे पास है एक्यूट गेस्ट्राइटिस, क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस, पैप्टिक अल्सर डिजीज और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और सवाल यहाँ से आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगाएंगे और साथ साथ इनकी मॉर्फोलॉजीज भी बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ये आपको करवा दूँ। सो एक्यूट गैस्ट्राइटिस हम देखते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है? एसिडिक डैमेज टू द स्टमक म्यूकोजा इज नोन एज एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो स्टमक डैमेज की वजह से जो आपके पास इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही होती है लाइनिंग ऑफ स्टमक की। सो इट इज़ ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकोजल डिफेंस एंड एसिडिक एनवायरनमेंट। आपके पास जो म्यूकोजल डिफेंसेस हैं और जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या म्यूकोजल डिफेंसेस ज़रा थोड़े से वीक हो जाते हैं, उस वजह से ये हो जाता है। तो डिफेंसेस के अंदर क्या क्या हो सकता है? म्यूसिन लेयर प्रोड्यूस बाय फोव्यूलर सेल्स, बायकार्बोनेट सिक्रेशन बाय सरफेस एपिथेलियम, एंड नॉर्मल जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपके पास जो नॉर्मल डिफेंसेस बना रही होती है। तो रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे हैं जिसके अंदर ये एबनॉर्मेलिटी आ सकती है? तो सवेयर बर्न या कर्लिंग अल्सर के अंदर आपके पास ऐसा हो सकता है। इस केस के अंदर आपके पास हाइपोवोलेमिया होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई है। तो जो ब्लड सप्लाई होती है ये एक तो न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करती है और जो एसिड होता है उसको भी पिकअप करती है। सो अगर डिक्रीज हो जाए तो मसला हो सकता है। इसी तरह एनसेड्स होते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को डिक्रीज करते हैं। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, कीमोथेरेपी हो सकती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कशिंग अल्सर, शॉक, मल्टीपल स्ट्रेस जो होता है, ये भी आपके पास जो है वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस या एसिड प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकता है। अब एसिड डैमेज होता क्या, मतलब इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? एसिड डैमेज क्या करता है कि सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन के बाद इरोजन होती है और अल्टीमेटली आपके पास अल्सराइजेशन हो जाती है।
तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है? एसिडिक डैमेज है दैट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा, इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकोजल डिफेंसेस एंड एसिडिक एनवायरनमेंट। 3 तरह के डिफेंसेस हैं, म्यूसिन लेयर है, बायोकार्बोनेट सिक्रीशंस हैं और आपके पास ब्लड सप्लाई है। रिस्क फैक्टर्स के अंदर आपके पास सवेयर बर्न, एनसेड्स, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, कीमोथेरेपी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और शॉक वगैरह हो सकता है। आगे हमारे पास क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। सो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, स्पेसिफिकली जो एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस है इसका हर चीज़ ही आई हुई है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी, वो मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक म्यूकोजा, तो हमारे पास 2 किस्म की एटियोलॉजी आ सकती है। एक तो क्रॉनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस हो सकता है और क्रॉनिक एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो हमारे पास ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस होता है, इसके अंदर ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स होती है विच आर लोकेटेड इन द बॉडी ऑफ स्टमक एंड फंडस। So it is associated with antibodies against the parietal cell और intrinsic factor, और ये बेसिकली T सेल मीडिएटेड होती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो रही होती है। सो इसके अंदर हमारे पास ऑटोसोमल ऑटोइम्यून जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है गैस्ट्रिक पेराइटिक सेल की, या फिर आपके पास जो है इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है स्टमक, बॉडी और फंडस के अंदर हो रहा होता है, और जो मेन पैथोजेनिक इसका फैक्टर होता है दैट इज़ T सेल मीडिएटेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसके अंदर एट्रोफी ऑफ म्यूकोजा हो सकता है विद इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, एक्लोरहाइड्रिया हो सकता है, और इसके साथ साथ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। एक्लोरहाइड्रिया के अंदर आपके पास HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। इसके साथ साथ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है ड्यू टू द लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इसी तरह गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो है इंटेस्टाइनल टाइप, यानी जो आपके पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है इंटेस्टाइनल टाइप का, उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। सो एट्रोफी ऑफ म्यूकोजा, एक्लोरहाइड्रिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर शामिल हैं क्रॉनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के। इसी तरह क्रॉनिक एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस भी होता है। इट इज़ ड्यू टू द एच पाइलोराई इंड्यूस्ड एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है गैस्ट्राइटिस की। इसके अंदर एच पाइलोराई जो बैक्टीरिया होता है वो आपके पास काम ख़राब कर रहा होता है। सो अब इसकी जो वेरुलेंस होती है वो बहुत से फैक्टर्स की वजह से होती है। ये सवाल भी आया हुआ है, तो इसको मैं आपको भी लिखवाता हूँ, लेकिन हम पहले ये जो है ना टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। तो एच पाइलोराई यूरिएजेस एंड प्रोटीएजेस अलॉन्ग विद इन्फ्लेमेशन वीकन द म्यूकोजल डिफेंस, और एंट्रम मोस्ट कॉमन साइट होती है, सही है। और इसके साथ साथ आपके पास प्रेजेंटेशन एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन हो सकती है, इंक्रीज रिस्क फॉर अल्सराइजेशन हो सकती है, गैस्ट्रिक एडिनोमा हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है इंटेस्टाइनल टाइप का, माल्ट लिम्फोमा हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास ट्रिपल थेरेपी आ सकती है। ये जो इसकी प्रेजेंटेशन है और अल्सराइजेशन है ये भी हम डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लिकेशन का सवाल आया हुआ है, तो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास ट्रिपल थेरेपी है, ठीक है, और ये गैस्ट्राइटिस भी ठीक कर देती है और आपके पास इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी ठीक हो जाता है। नेगेटिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट एंड लैक ऑफ स्टूल एंटीजन कंफर्म्स इरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोराई। अब हम इसको एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो इसके अंदर इसकी मॉर्फोलॉजी भी आई हुई है, इसकी पैथोजेनेसिस भी आई हुई है, ठीक है, और वायरलेस फैक्टर्स भी आए हुए हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आई हुई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिनेरियो आता क्या है। एक सिनेरियो में यह आया था कि 25 ईयर ओल्ड मेल है, उसको डिस्पेप्सिया की कंडीशन हुई हुई है। बायोप्सी में आपको स्मॉल कर्व्ड स्पाइरल ऑर्गेनिज्म मिले हैं, तो कौन सा आपको कंडीशन हो सकती है? डिस्पेप्सिया भी है, और एच पाइलोराई जो होते हैं ना स्मॉल कर्व्ड स्पाइरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो आपने यहाँ से पिक कर लेना है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो एक पैथोजेनेसिस का सवाल था और वायरुलेंस का सवाल भी आया हुआ था, तो ये हम दोनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस में इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, आप ये लिख लीजिएगा साइड पे कहीं पर। सो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले लिखें एंट्रल टाइप। एंट्रल टाइप लीड्स टू इंक्रीज एसिडिक प्रोडक्शन एंड अल्सरेशन एंड मे कॉज मेटाप्लेजिया लीडिंग टू एडिनोकार्सिनोमा। दूसरा पॉइंट आप लिखें पैन गैस्ट्राइटिस। पैन गैस्ट्राइटिस इसका दूसरा पैटर्न है। इट कॉजेज लिम्फ प्रोलिफरेशन, इट कॉजेज लिम्फ प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर लीडिंग टू माल्ट लिम्फोमा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इसके पैटर्न्स आ गए। विरुलेंस किस वजह से होती है? ये सवाल भी आया था कि विरुलेंस फैक्टर्स क्या हैं एच पाइलोराई के। नंबर 1 विरुलेंस इसका फैक्टर दैट इज फ्लैजेला। द फ्लैजेला अलाउज बैक्टीरिया टू मूव इन थिक म्यूकस। दूसरा जो इसका है ना विरुलेंट फैक्टर वो यूरिएज है। यूरिएज क्या करता है कि अमोनिया को अमोनिया क्लोराइड और मोनोक्लोरामीन के अंदर कन्वर्ट करता है, और इस वजह से आपका जो pH है वो इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपके पास तीसरा विरुलेंस फैक्टर है, द ऑर्गेनिज्म
हैज़ एडहेशन टू द फोवियोलर सेल, ये जो फोवियोलर सेल है उनके साथ जाके जुड़ जाता है। चौथा जो इसका वेरुलेंट फैक्टर है वो है टॉक्सिन्स। कुछ टॉक्सिन्स ऐसे प्रोड्यूस करता है कि जिस वजह से डैमेज होता है। इसमें से एक टॉक्सिन है VAC कैपिटल A, V भी कैपिटल होगा, वैक VAC कैपिटल A टॉक्सिन, इट कॉजेज एपिथेलियल इंजरी। तो ये मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि पैथोजेनेसिस में हमारे पास 2 पैटर्न्स होते हैं। नंबर 1 इज एंट्रल टाइप। तो एंट्रल पैटर्न के अंदर क्या होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन एंड अल्सरेशन एंड मे कॉज मेटाप्लेजिया लीडिंग टू एडिनोकार्सिनोमा। दूसरा पैटर्न इज पैन गैस्ट्राइटिस, इट कॉजेज लिम्फ प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स लीडिंग टू मार्ट लिम्फोमा। विरुलेंस फैक्टर्स के अंदर हमारे पास नंबर 1 इज द फ्लैजेला, इट अलाउज बैक्टीरिया टू मूव इन थिक म्यूकस। दूसरा यूरिएज, इट कन्वर्ट्स अमोनिया टू अमोनिया क्लोराइड और एंड मोनोक्लोरामीन, it increases the pH. Third is the adhesion to the foveolar cells. Fourth is the toxin. For example, VAC A toxin cause epithelial injury. VAC capital V small a small c capital A VAC A toxin. तो ये आपके पास जो है ना इसकी पैथोजेनेसिस एंड विरुलेंस हो जाती है। इसके साथ साथ आप इसकी कॉम्प्लिकेशंस लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ क्या हो सकती हैं, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। एक सवाल आया हुआ था कि कॉम्प्लिकेशन लिखें और एक में आया था कि आप इसकी 4 फॉर्म्स बताएं क्रॉनिक H. पायलोराई गैस्ट्राइटिस का। तो ये आप 4 पॉइंट लिख लें इसके अंदर। एक तो PUD पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है और इसकी फॉर्म भी है, एक तरह से कह सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। दूसरा है म्यूकोजल एट्रोफी एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। तीसरा इसका है डिस्प्लेजिया। चौथा पॉइंट है गैस्ट्राइटिस सिस्टिका। तो 4 इसके फॉर्म्स हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, म्यूकोजल एट्रोफी एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। चौथा पॉइंट है गैस्ट्राइटिस सिस्टिका, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं, लाइक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो गया, डिस्प्लेजिया हो गया, गैस्ट्राइटिस सिस्टिका हो गया, एडिनोकार्सिनोमा हो गया, ठीक है, माल्ट लिम्फोमा हो गया, ठीक है, अल्सर बन सकता है। तो ये तमाम इसकी जो है ना, इसी तरह हमने वो पढ़ा था इम्यून गैस्ट्राइटिस पढ़ा था, उसके अंदर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, क्लोरहाइड्रिया, गैस्ट्रिक एडिनोमा। सो आप ये इंडिविजुअल जो इनके कॉम्प्लिकेशंस भी लिख सकते हैं और ये 4 फॉर्म्स भी लिख सकते हैं। बाकी आपके पास इसकी जो है ना मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी के आप 5 पॉइंट्स लिख लें कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल्स एंड सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स इन एंट्रम। तो इसकी जो लोकेशन होती है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एंट्रम में ज़्यादातर होता है। दूसरा पॉइंट लिखें, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में इन्वॉल्व बॉडी एंड फंडस ऑफ स्टमक। तीसरा पॉइंट लिखें, माइक्रोस्कोपिक, इसके जो हैं फीचर, माइक्रोस्कोपिकली इट इज़ अकम्पेन्ड बाय लिम्फॉइड एग्रीगेट्स विद जर्मिनल सेंटर्स। These lymphoid aggregates represent induced form of mucosal associated lymphoid tissue, जिसको हम माल्ट कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, These mucosal associated lymphoid tissues can lead to lymphoma, ठीक है, माल्ट लिम्फोमा। सो ये आपके पास जो है ना बेसिकली 5 पॉइंट आ जाते हैं। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ इंट्रा एपिथेलियल न्यूट्रोफिल एंड सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल इन एंट्रम। सेकेंड, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में इन्वॉल्व बॉडी एंड फंडस। तीसरा पॉइंट है माइक्रोस्कोपिकली अकम्पेन्ड बाय लिम्फॉइड एग्रीगेट्स विद जर्मिनल सेंटर्स। चौथा पॉइंट है दीज लिम्फॉइड एग्रीगेट्स रिप्रेजेंट इंड्यूस्ड फॉर्म ऑफ म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज, दिस इज नोन एज माल्ट, और दिस माल्ट कैन लीड टू लिम्फोमा। तो ये इसकी जो है ना H. पायलोराई की मॉर्फोलॉजी हो जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। इसकी आपकी मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, विरुलेंस फैक्टर, कॉम्प्लिकेशंस, ये तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें आप यहाँ स्टिकी नोट्स पे लिख लें या साइड पे छोटा छोटा करके लिख लें। तो जब भी आप टॉपिक कवर करें तो ये ज़रूर करें। अगला हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी इसी तरह ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। सो पहले हम टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। तो इसके अंदर टेक्स्ट से जो कुछ सवाल होते हैं कवर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एक्स्ट्रा लिखवाने वाला वो फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। सो पेप्टिक अल्सर डिजीज़, तो सॉलिटरी म्यूकोजल अल्सर इन्वॉल्विंग प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम और डिस्टल स्टमक। तो ये क्या है, सॉलिटरी म्यूकोजल अल्सर होता है, सिंगल होता है, या तो ये प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम को अफेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, या फिर डिस्टल स्टमक को ये कर रहा होता है। इसकी अगर हम जो एटियोलॉजी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये या तो ज़्यादातर H. पायलोराई की वजह से होता है या फिर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से होता है। एटियोलॉजी जो ज़्यादातर हो रही होती है ना, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, H. पायलोराई की वजह से भी हो सकता है, एनसेट की वजह से भी हो सकता है। अब ये डिफरेंट है। अब जो ड्यूडेनल अल्सर फॉर एग्जांपल, इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू H. पायलोराई, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का इतना रोल नहीं होता। जो ड्यूडेनल अल्सर है इसके अंदर इसकी जो मेन प्रेजेंटेशन होती है कि एपिगैस्ट्रिक पेन होती है दैट इम्प्रूव्स विद मील, ठीक है,
और इसकी डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है कि बायोप्सी में हमें अल्सर विद हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रूनर ग्लैंड मिलता है और ये एंटीरियर ड्यूडेनम के अंदर होता है। तो जब ये पोस्टीरियर ड्यूडेनम के अंदर हो तो इट कैन लीड टू रप्चर लीडिंग टू ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। तो ड्यूडेनल अल्सर ड्यू टू एच पाइलोराई या ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। अगला हमारे पास जो होता है जो लेस कॉमन टाइप है दैट इज़ ड्यू टू गैस्ट्रिक अल्सर या डिस्टल स्टमक के अंदर हो तो इट इज़ यूजुअली ड्यू टू एच पाइलोराई या फिर एनसेड्स की वजह से हो सकता है या बाइल रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। इसके अंदर जो हमारे पास एपिगैस्ट्रिक पेन होती है दैट वर्सन्स विद मील और जो अल्सर है ये लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम के ऊपर होता है और ब्लीडिंग का रिस्क हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से होता है। उसके अंदर हमारे पास कोई और आर्टरी थी, इसके अंदर गैस्ट्रिक आर्टरी है। सो एक क्वेश्चन ये आया है कि आप एटियोलॉजी बताएं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की जो हमारे पास एटियोलॉजी है एच पाइलोराई इन्फेक्शन भी हो सकता है, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम भी हो सकता है, एनसेड भी हो सकता है, बाइल रिफ्लक्स भी हो सकता है, एच पाइलोराई जैसा कि हमने बताया दोनों। सो तो आगे इसने लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं आप अल्सर का। तो ड्यूडेनल अल्सर्स आर ऑलवेज नेवर मेलिग्नेंट, ठीक है, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं ये आपके पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की तरफ जा सकते हैं। जो आपके पास बिनाइन पेप्टिक अल्सर्स होते हैं स्मॉल होते हैं और शार्पली डिमार्केटेड पंच आउट होते हैं, लेकिन जो मेलिग्नेंट अल्सर्स होते हैं ये लार्ज होते हैं और इनके हीप्ड अप मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप बात याद रखिएगा। बाकी इसकी जो सिनेरियो आता है तो वो इस तरह का आया हुआ था कि एक बंदा उसको एब्डोमिनल पेन है, स्टूल के अंदर ओकल्ट ब्लड आ रहा है और आपके पास सॉलिटरी शैलो डिमार्केटेड अल्सर है। सॉलिटरी है यानी सिंगल आपके पास वो जो है अल्सर है, डिमार्केटेड है और शैलो है, ठीक है। डिमार्केटेड हमने बात की थी कि जो बिनाइन पेप्टिक अल्सर होते हैं ये डिमार्केटेड होते हैं, पंच्ड आउट होते हैं और ये जो पेप्टिक अल्सर होता है सॉलिटरी होता है, ठीक है। सो ये आपने इसका एक जो है ना डायग्नोसिस के अंदर पॉइंट याद रखना है। बाकी एक और सिनेरियो आया हुआ था कि 33 ईयर ओल्ड मैन है दैट कंप्लेन्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, नोजिया, स्टूल सैंपल इज पॉजिटिव फॉर ओकल्ट ब्लड, नो इसोफिजियल लीजन बट सॉलिटरी 2 सेंटीमीटर अल्सर है जो कि एंट्रम के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो ये आपके पास जो है ना गैस्ट्रिक अल्सर आपके पास है और इसके अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ही आ रही है। सो ये इसका एक और सिनेरियो भी था। बाकी इसके अंदर आपकी पैथोजेनेसिस का क्वेश्चन आया हुआ है कि आप पैथोजेनेसिस बताएं। सो इसका पैथोजेनेसिस यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ तो नहीं है। सो इसका जो मेन पैथोजेनिक प्राइमरी जो पैथोजेनेसिस होता है दैट इज़ ड्यू टू गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी, ठीक है। ये आप लिख लें साइड पर कि मेन जो प्राइमरी पैथोजेनेसिस है इट इज़ ड्यू टू हाइपर एसिडिटी, ठीक है, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी। उसके आगे आपने इसके रिस्क फैक्टर जो हैं वो बताने हैं। सो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी के रिस्क फैक्टर कौन से हैं? जो प्राइमरी हमारे पास फैक्टर होते हैं उसके अंदर आपके पास एच पाइलोराई हो सकता है, पैरेटल सेल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, इंक्रीज सिक्रीशन इन रिस्पॉन्स टू ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो सकता है। इसी तरह सेकेंडरी रिस्क फैक्टर्स के अंदर सिगरेट स्मोक, स्टीरॉइड्स, एनसेड, हाइपर कैल्सीमिया, स्ट्रेस, बाइल रिफ्लक्स, ये तमाम भी हो सकते हैं। सो मेन हमारे पास पैथोजेनेसिस है दैट इज़ ड्यू टू गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी। इसके अंदर हमारे प्राइमरी कॉजेज आ सकते हैं एच पाइलोराई, पैरेटल सेल हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज सिक्रीशंस इन ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। सेकेंडरी कॉजेज के अंदर सिगरेट स्मोक हो सकता है, स्टीरॉइड, एनसेड, हाइपर कैल्सीमिया, स्ट्रेस और ये बाइल रिफ्लक्स। ये आपके पास बेसिकली जो है इसका पैथोजेनेसिस आ जाता है। इसी तरह कॉम्प्लिकेशन का सवाल आया हुआ है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है हम खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस हो सकता है क्योंकि हाइपर एसिडिटी है, हाइपर एसिड जब ऊपर जाएगा तो बैरेट एसोफेगस हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है इसोफेगस का, इसी तरह मीडियास्टिनाइटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है। ब्लीडिंग, स्ट्रक्चर, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, बैरेट इसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा, मीडियास्टिनाइटिस, लेरेंजाइटिस एंड एस्पायरेशन नमूनिया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसका कॉम्प्लिकेशन। मॉर्फोलॉजी भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की आई हुई है, तो ये आप लिख लें कि जो आपके पास पेप्टिक अल्सर है इट इज़ मोर कॉमनली इन द प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। जैसे हमने बात की थी जो ड्यूडेनल अल्सर होती है ये ज़्यादा कॉमन होता है। तो पेप्टिक अल्सर की कॉमन लोकेशन इज़ प्रॉक्सिमल ड्यूडेनल अल्सर। ग्रॉस आप देख लें जो इसके फीचर्स हैं, इट इज़ राउंड टू ओवल, शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट। बेस ऑफ अल्सर, अगला पॉइंट लिखना है अपने, बेस ऑफ अल्सर इज स्मूथ एंड क्लीन ड्यू टू पेप्टिक डाइजेशन ऑफ एक्सुडेट। माइक्रोस्कोपिक इसके आप फीचर्स लिख लें, इन्फ्लेमेशन विद न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट। दूसरा पॉइंट आप लिख लें, अबंडेंस ऑफ निक्रोटिक टिश्यू विद ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड फाइब्रोसिस। तो ये आप देख लीजिएगा कि
मॉर्फोलॉजी आपने कैसे लिखनी है कि सबसे पहले आप लोकेशन लिख लें कि इट इज़ मोर कॉमन इन प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। ग्रॉस फीचर्स के अंदर राउंड टू ओवल शार्पली पंच्ड आउट इफेक्ट। दूसरा पॉइंट होगा बेस ऑफ अल्सर इज स्मूथ एंड क्लीन ड्यू टू पेप्टिक डाइजेशन ऑफ एक्सुडेट। माइक्रोस्कोपी के अंदर आपके पास इन्फ्लेमेशन विद न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट। दूसरा पॉइंट होगा अबंडेंस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू विद ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड फाइब्रोसिस। तो ये आपके पास जो है ना यहाँ पर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कवर हो जाती है। आगे हमारे पास जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, तो हम वो देख रहे थे कि काफ़ी रिस्क फैक्टर्स हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के। तो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स आती हैं। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को हम एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। इट बेसिकली मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ सरफेस एपिथेलियल सेल्स। एडिनो कार्सिनोमा इंटेस्टाइनल टाइप होती है और एक डिफ्यूज टाइप होती है। जो इंटेस्टाइनल टाइप होती है इसके अंदर लार्ज इरेगुलर अल्सर होता है विद हीप्ड अप मार्जिन, और ये लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम को इन्वॉल्व कर होता है लाइक गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स के अंदर आपके पास क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये SCQ भी आया हुआ है कि आप जो इंटेस्टाइनल टाइप या फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बताएं। तो इसके अंदर आपके पास एक तो ये हो सकता है कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया H. पाइलोराई की वजह से भी हो सकता है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। नाइट्रोसामीन अगर आपके पास हैं फूड के अंदर, स्मोक्ड फूड के अंदर। ब्लड ग्रुप A ये इसका एक रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ आपके पास इबोला वायरस जो होता है, एप्स्टीन बार वायरस जो होता है वो भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। ये आप एक्स्ट्रा लिख लें। स्मोकिंग, अल्कोहल, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, H. पाइलोराई म्यूटेशन एंड CDH1 जीन की जो म्यूटेशन है उस वजह से भी हो सकता है। तो ये आपके पास तमाम रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, ठीक है, स्मोक्ड जो फूड है, नाइट्रोसामीन इन स्मोक्ड फूड, ब्लड ग्रुप A। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे आप, स्मोकिंग, अल्कोहल, एप्स्टीन बार वायरस, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, H. पाइलोराई, ठीक है। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस लिख सकते हैं आप, म्यूटेशन इन CDH1 जीन। ये आपके पास ढेर सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। सो डिफ्यूज जो टाइप है ये, इसके अंदर आपके पास जो है ना ये सिग्नेट सेल मॉर्फोलॉजी मिलती है, और आपके पास एक इन्फिल्ट्रेटिव पैटर्न होता है कि जो कि आपके पास जब ये कार्सिनोमा होता है तो इट डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट्स द गैस्ट्रिक वॉल। और इसके अंदर एक और फीचर होता है कि डेस्मोप्लेजिया होता है, जिस वजह से आपकी जो स्टमक वॉल है वो थिक हो जाती है, और लिनाइटिस प्लास्टिका का एक फीचर आपको नजर आ रहा होता है। ये जो आपके पास दूसरी टाइप है डिफ्यूज टाइप, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद H. पाइलोराई, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया नहीं होता, या फिर इसकी एसोसिएशन नहीं है नाइट्रोसामीन, ठीक है। और ये लेट प्रेजेंट करता है, पुअर प्रोग्नोसिस है, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, अनीमिया, ठीक है। सो ये आपके पास है। ये जो इसका स्प्रेड होता है ये लेफ्ट नोड के थ्रू हो सकता है, एंड इट कैन इन्वॉल्व द लेफ्ट सुप्रा क्लाविकुलर नोड या विर्चू नोड को यहाँ पर ये स्प्रेड कर सकता है। सो डिस्टेंट जो मेटास्टेसिस है वो लिवर के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। अदर साइट्स इंक्लूड पेरी अम्बिलिकल रीजन, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंटेस्टाइनल टाइप, और क्रूकनबर्ग साइड या बायलैटरल जो आपके पास ओवरीज होती हैं ये डिफ्यूज टाइप के अंदर आपके पास देखा जाता है। सो ये इसको थोड़ा सा याद करना आसान हो जाए, ये आम से इतना याद नहीं रहता। तो डिफरेंस वैसे आया हुआ है कि आप बताएं कि डिफ्यूज और इंटेस्टाइनल जो टाइप है इसका डिफरेंस क्या है। तो ये आप इसका डिफरेंस लिख लें तो उससे आपको याद रखने में आसानी रहती है। तो पहले आप एक तरफ इंटेस्टाइनल लिख लें, दूसरी तरफ आप डिफ्यूज लिख लें। इंटेस्टाइनल के अंदर आपके पास लार्ज और जो होता है ना बल्की होता है, जो इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा होता है इट इज़ लार्ज एंड बल्की, ठीक है। डिफ्यूज में आप लिख लें कि इट इज़ नॉन बल्की। इंटेस्टाइनल के अंदर आप लिखें, बल्कि मैं पहले आपको इंटेस्टाइनल लिखवा देता हूँ। इंटेस्टाइनल इज लार्ज बल्की। अगला पॉइंट लिखें इट इज़ ग्लैंडुलर, इट हैज़ ग्लैंडुलर ग्रोथ पैटर्न। तीसरा पॉइंट लिखें फॉर्म्स एक्सोफिटिक मास या अल्सरेटेड ट्यूमर विद हीप्ड अप मार्जिन्स। फॉर्म्स एक्सोफिटिक मास / अल्सरेटेड ट्यूमर विद हीप्ड अप मार्जिन्स। अगला पॉइंट लिखें नो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। अगला पॉइंट लिखें नो लिनाइटिस प्लास्टिक, लिनाइटिस प्लास्टिक LINITIS PLASTICA, लिनाइटिस प्लास्टिका, सॉरी। इसके बाद आपके पास एक पॉइंट लिखना है कि मैस आपको क्लियरली विजिबल होता है, और आखिरी पॉइंट आपने लिखना है एपिकल म्यूसिन वैक्यूल। अब आप डिफ्यूज़ के पॉइंट लिखते हैं इट इज़ नॉन बल्कि, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न आता है। वो जो इंटेस्टाइनल था वो एक्सोफिटिक मैस बना रहा था, तो इसके अंदर हमारे पास सिग्नेट सेल मॉर्फोलॉजी आती है। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन इज प्रेजेंट विच रिजल्ट्स इन लिनाइटिस प्लास्टिका, ठीक है। मैस जो है वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता डिफ्यूज टाइप के अंदर, और इसके अंदर आपके पास लार्ज म्यूसिन वैक्यूल होता है
जो कि न्यूक्लियस को पेरिफेरी के अंदर पुश कर रहा होता है। तो इंटेस्टाइनल टाइप में एक आप याद कर लें तो उससे खुद याद हो जाएगा कुछ हद तक। इंटेस्टाइनल टाइप लार्ज बल्की होती है, ग्लैंडुलर ग्रोथ पैटर्न होता है, एक्सोफिटिक मैस बनाता है विद हीप्ड अप मार्जिन, नो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन, नो लिनाइटिस प्लास्टिक का मैस नज़र आता है, एपिकल म्यूसिन वैक्यूल होता है। और इसके अंदर आपको जो इसकी डिस्टेंट मेटास्टेसिस होती है, एक पॉइंट और लिख लें इंटेस्टाइनल के अंदर कि डिस्टेंट जो मेटास्टेसिस होता है वो सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल के अंदर हो सकता है। डिफ्यूज़ के अंदर नॉन बल्की होता है, इन्फिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न होता है, सिग्नेट सेल मॉर्फोलॉजी होती है, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन प्रेजेंट होता है, लिनाइटिस प्लास्टिका प्रेजेंट होता है, लार्ज म्यूसिन वैक्यूल होता है और इसके अंदर आपको क्रूकनबर्ग साइन नजर आता है, बायलेटरल जो कि ओवरीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी रहेगी, ये दोनों टाइप्स भी आपको याद हो जाएंगी, फीचर्स भी इनके याद हो जाएंगे और इसके आप अच्छी तरह रिस्क फैक्टर अच्छी तरह कर लीजिएगा। डाइटरी फैक्टर्स के अंदर नाइट्रोसामीन हो गए, ब्लड ग्रुप ए, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया जो एक्स्ट्रा मैंने लिखवाए थे। तो ये आपने याद रखना है कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये कवर हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टमक पढ़े थे हम, तो जो स्टमक है वो कवर हो जाता है। तो इसके आगे हम अब स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक और सवाल आया हुआ था कि अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है ये म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक कन्फाइन होता है, लेकिन हो सकता है कि मेटास्टाइज कर जाए, नोड्स जो होते हैं मेटास्टेसिस नोड्स तक हो जाए, लेकिन इटसेल्फ ये म्यूकोजा और सब म्यूकोजा तक जो है ना वो कन्फाइन होता है, ठीक है। और जो एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है वो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के बियॉन्ड मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर अगर ग्रो कर जाए तो ये एडवांस गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है। तो ये आपके पास एक ऐसे क्यों आया हुआ था। अब हम शुरू करते हैं स्मॉल बाउल। इसके अंदर हम देख लेते हैं, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सीलियाक डिजीज़ बहुत ज़्यादा आया हुआ है और आपके पास इंटरसेप्शन का एक दफ़ा SCQ आया हुआ है और मैकल डाइवर्टिकुलम का। तो इनको हम अच्छी तरह देखेंगे, बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो स्मॉल बाउल के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ ड्यूडेनल एट्रेजिया, कंजेनिटल फेलियर ऑफ ड्यूडेनम टू कैनालाइज और इट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पॉलीहाइड्रोमनियोज होगा, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक होगी, ब्लाइंड लूप ऑफ ड्यूडेनम हो सकती है, डबल बबल साइन एंड बिलियस वॉमिटिंग। ऑब्वियसली ड्यूडेनम नहीं प्रेजेंट तो पीछे जो है डिस्टेंशन होगी स्टमक की, बिलियस वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। इसी तरह आपके पास मैकस डाइवर्टिकुलम आता है। तो हमने पहले ही बात की थी ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम, उसके अंदर फ्रेंजियल म्यूकोजा था। तो इसके अंदर हमारे पास आउट पाउचिंग ऑफ ऑल 3 लेयर्स ऑफ बाउल वॉल होती है। तो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आप एक नोट लिखें। तो ये कुछ बातें तो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लिखवा देता हूँ। बल्कि यही वाला ही आप कर सकते हैं कि इट इज़ द आउट पाउचिंग ऑफ ऑल 3 लेयर्स ऑफ बाउल वॉल, ठीक है। और जो बाउल वॉल होते हैं ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ल्यूमन के साथ, ठीक है। आउट पाउचिंग ऑफ ऑल 3 लेयर्स ऑफ बाउल वॉल दैट आर कम्युनिकेटेड विद द ल्यूमन, कम्युनिकेटिंग विद द ल्यूमन, ठीक है। तो ये आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं कि कम्युनिकेट कर रहा होता है। 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड मस्कुलरिस प्रोप्रिया। तो अब ये क्यों होता है, तो इट अराइजेज ड्यू टू फेलियर ऑफ वाइटल लाइन डक्ट टू कन्वोल्यूट, ठीक है। जो वाइटल लाइन डक्ट होती है ये आपके पास जो ल्यूमन ऑफ डेवलपिंग गट होती है इसको योक सैक के साथ कनेक्ट करती है जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है। तो इसके अंदर हमारे पास एक रूल ऑफ 2 होता है। बड़ा सिंपल सी बात है, 2% पॉपुलेशन के अंदर होती है, 2 इंच लॉन्ग होती है, 2 फीट विद इन द इलियोसाइकल वॉल प्रेजेंट होती है और विद इन या अर्ली 2 years ऑफ लाइफ के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो ये आप रूल ऑफ 2 याद कर लेते हैं। एक और पॉइंट आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लें, इट अराइजेज फ्रॉम द एंटी मेजेंटेरिक साइड ऑफ बाउल, ठीक है। जो एंटी मेजेंटेरिक साइड होती है ना, मेजेंट्री की ऑपोजिट वाली साइड, वहाँ से अराइज करता है। एंड इसकी जो प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, ये आगे वाली जो आपके पास कंडीशंस है ना, वॉल्वुलस इंटरसेप्शन और ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकता है। इट कैन मिमिक अपेंडिसाइटिस बट मोस्ट केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक। सो इट इज़ द आउट पाउचिंग ऑफ ऑल 3 लेयर्स ऑफ बाउल वॉल, ठीक है, विच आर कम्युनिकेटिंग विद द ल्यूमन, ठीक है। फेलियर ऑफ वाइटल लाइन डक्ट टू इन्वोल्यूट, रूल ऑफ 2 और वॉल्वुलस इंटरसेप्शन एंड ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। वॉल्वुलस क्या होता है, वॉल्वुलस आपको नाम से पता लग रहा है, ट्विस्टिंग ऑफ बाउल अलॉन्ग मेजेंट्री। इसमें क्या होता है कि अब जब वो घूम गया है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, डिस्ट्रप्शन हो सकती है ब्लड सप्लाई की, और ये ज़्यादातर सिग्मोइड कॉलोन के अंदर हो रही होती है, अर्ली एल्डरली लोगों के अंदर और सीकम में होती है, यंग एडल्ट्स के अंदर। आगे हमारे पास इंटरसेप्शन होती है। इंटरसेप्शन का क्वेश्चन आया हुआ एक दफ़ा,
उसका सिनेरियो आया हुआ था कि एक बंदा है, ही प्रेजेंट्स विद कॉलिकी पेन, ब्लड इन स्टूल एंड टेंडर सॉसेज शेप मैस इन द अपर राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, टेंडर सॉसेज शेप मैस की जब भी वो बात करेगा इसका मतलब है कि इंटरसेप्शन हुई है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ बावल फॉरवर्ड इनटू द डिस्टल सेगमेंट। जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है वो डिस्टल सेगमेंट के अंदर टेलीस्कोप करी है। तो अब होता क्यों है कि टेलीस्कोप जो सेगमेंट होता है इट इज़ पुल्ड फॉरवर्ड बाय पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, अब वो पेरिस्टाल्सिस की वजह से वो आगे चला गया, उस वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ब्लड सप्लाई की डिस्ट्रप्शन हो सकती है। तो चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है लिम्फॉइड हाइपरप्लेसिया और टर्मिनल इलियम के अंदर होता है, लेकिन अडल्ट के अंदर ज़्यादातर जो है ना ट्यूमर कॉज हो सकता है। ठीक है, तो टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ बावल इनटू द डिस्टल सेगमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस की वजह से ये आगे चला जाता है। बच्चों के अंदर कॉमन कॉजेज लिम्फॉइड हाइपरप्लेसिया, ठीक है, टर्मिनल इलियम के अंदर हो सकता है बच्चों के अंदर, और अडल्ट के अंदर आपके पास ट्यूमर हो सकता है। बच्चों के अंदर नहीं होता, सॉरी, वैसे टर्मिनल इलियम के अंदर ज़्यादातर होता है। और इसके अंदर जो स्पेसिफिक फीचर था सॉसेज शेप मैस की अगर वो बात करें, इसी तरह उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इंटरसेप्शन का एक तो आप इसको बताएं कि होती क्या है डायग्नोसिस, और 3 अदर कॉजेज़ बताएं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। ठीक है, तो ये आप साथ लिख लें कि कॉजेज़ ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन की अगर वो पूछे तो हर्निया हो सकता है, दूसरा हो सकता है एट्रीजिया, तीसरा हो सकता है इंटेस्टाइनल एडहीजन, चौथा इंटरसेप्शन, पांचवा वॉल्वुलस। ठीक है, हिर्शस्प्रंग डिजीज भी आप लिख सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज के अंदर हर्निया, एट्रीजिया, इंटेस्टाइनल एडहीजन, इंटरसेप्शन एंड वॉल्वुलस। ये क्वेश्चन आया हुआ था इंटरसेप्शन के सिनेरियो के रिगार्डिंग, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास स्मॉल बावल इन्फेक्शन आती है। तो स्मॉल बावल इज हाईली ससेप्टेबल टू इस्केमिक इंजरी। Transmural infection occurs with thrombosis, embolism of the superior mesenteric artery और thrombosis of the mesenteric vein. So अगर superior mesenteric artery में thrombosis या emboli आ जाए तो हमारे पास transmural infection हो जाती है। और ये जो small bowel होता है it is very susceptible to ischemic injury. Transmural होता है कि तमाम जो layers हैं ना उसके अंदर infection हो जाए, और हाइपरटेंशन हो जाती है म्यूकोजल इन्फेक्शन की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपके पास नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, डिक्रीज बावल साउंड्स, तो ये आपके पास हो सकता है। आगे हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस। आपने अक्सर सुना ही होगा कि लैक्टोज कुछ लोगों को हजम नहीं होता। सो डिक्रीज फंक्शन ऑफ द लैक्टेज एंजाइम फाउंड इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ एंटेरोसाइट्स। लैक्टेज का नॉर्मली काम क्या होता है कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। सो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन आती है तो इसके अंदर हमारे पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है अपॉन कंजप्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड लैक्टोज होता है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है। सिम्टम्स वगैरह कभी सिनेरियो आए तो वो इस तरह फिर देता है कि गैस हो गई है, डायरिया, ब्लोटिंग, बेली पेन, नोजिया हो गया है, और तो मिल्क पीने की वजह से तो क्या आपको मसला हो सकता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो इसका जो डायग्नोसिस हम करते हैं ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आप लिख लें। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होता है और स्टूल एसिडिटी टेस्ट होता है। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट और स्टूल एसिडिटी। ट्रीटमेंट को स्पेसिफिक नहीं होता, मैनेजमेंट करते हैं डाइट के थ्रू और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं, तो इस वजह से ये ठीक हो जाता है। बाकी डेफिशिएंसी कंजेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। सीलियाक डिजीज़, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, इसका पैथोजेनेसिस पूछ लेते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी भी पूछ लेते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। इसकी तरह कॉम्प्लिकेशन भी पूछ लेते हैं। तो हर चीज़ जिस तरह ना हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज़ और एच पायलोराई किया था, जो सीलियाक डिजीज़ भी आपने ऐसे ही करनी है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि इम्यून मीडिएटेड डैमेज है, इम्यून मीडिएटेड का कंडीशन है। Damage of small bowel villi due to gluten exposure associated with HLA, DQ2 and DQ8. So it is immune mediated condition, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास स्मॉल बावल जो विलाई होती है उनका डैमेज हो जाता है ड्यू टू ग्लूटेन एक्सपोजर। तो हमारे पास एंटीजन क्या होता है, ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन हमारे पास व्हीट और ग्रेन्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है, और इसका जो हमारे पास मोस्ट एंटोजेनिक या एंटीजेनिक या पैथोजेनिक कॉम्पोनेंट होता है दैट इज़ ग्लाइडिन। ठीक है, तो अब होता क्या है सीलियाक डिजीज़ के अंदर, सबसे पहले तो ये होता है कि जो ग्लाइडिन होता है, तो जब हम डॉप करते हैं ग्लूटेन को तो ग्लाइडिन को डीएमिनेट किया जाता है। ग्लाइडिन डीएमिनेट होता है, ग्लाइडिन इज़ डीएमिनेटेड बाय टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। ये एंजाइम इसको डीएमिनेटेड करता है, और जो डीएमिनेटेड ग्लाइडिन होता है ये
इंटरेक्ट करते हैं HLA-DQ2 और DQ8 से। यह पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ पर उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वो प्रेजेंट करता है, लेकिन जो हमारे पास डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन होता है ये इंटरेक्ट करता है HLA-DQ2 एंड DQ8 on antigen presenting cell and it presented to CD4 plus T helper cell। और ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो आपके पास म्यूकोजल पैथोलॉजी कॉज कर रहा होता है। तो ये इसका पैथोजेनेसिस आया हुआ भी है, तो ये आप लिख लें कि ये ठीक लिखा हुआ है पैथोमा के अंदर, 2-3 लाइनें ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप ऐड कर लें कि जो हमारे पास वंस एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ग्लाइडिन इज डीएमाइडेटेड बाय टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज TTG, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरे में ये ऐड कर लें कि डीएमाइडेटेड जो ग्लाइडिन है it interacts with HLA-DQ2 and DQ8 on antigen presenting cell and is presented to CD4 plus T helper cells। अगला पॉइंट लिख लें कि these T helper cells produce cytokines that contribute to the tissue damage and characteristic mucosal pathology। So basically ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर ये आपके पास HLA-DQ2 और DQ8 प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करता है ग्लाइडिन और फिर हेल्पर टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट किया जाता है और उस वजह से आपके पास साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और आपके पास टिश्यू डैमेज भी हो रहा होता है, पैथोलॉजी। थोड़ा सा पॉइंट लिख लें तो आपकी ये वाली पैथोलॉजी चल जाएगी। बाकी आपके पास इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया, फेलियर टू थ्राइव, ठीक है। और अडल्ट्स के अंदर आपके पास क्या होता है? क्रॉनिक डायरिया और ब्लोटिंग हो सकती है। और एक और इसकी कंडीशन होती है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। हमारे पास हर्पीज लाइक वेजिकल हमारे पास स्किन के ऊपर अपीयर होते हैं और ये क्यों होते हैं? IgA डेपोजिशन की वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लूटेन फ्री डाइट की वजह से ठीक हो जाते हैं। अगर आप उसको ग्लूटेन फ्री डाइट देना शुरू कर दें इंडिविजुअल को, तो आपने ये देख लेना है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन चिल्ड्रन के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया और फेलियर टू थ्राइव, एडल्ट्स के अंदर क्रॉनिक डायरिया एंड ब्लोटिंग, और ये स्पेसिफिक डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस भी हो सकता है। लैब फाइंडिंग्स क्या होती है? हमारे पास IG एंटीबॉडीज़ आपको मिल सकती हैं जो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम था उसके खिलाफ, ग्लाइडिन के खिलाफ, ठीक है। और ये जो IG एंटीबॉडीज़ हैं ये और जो किस्म की IgA डेफिशिएंसीज होती हैं उनके लिए भी यूज़फुल होता है अगर उनका डायग्नोसिस करना हो। इसी तरह अगर हम ड्यूडेनल बायोप्सी करेंगे तो हमारे पास फ्लैटनिंग ऑफ विलाई मिलेगी, ठीक है, हाइपरप्लेजिया ऑफ क्रिप्ट्स मिलेगा, इंक्रीज्ड इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। तो ये मॉर्फोलॉजी आपकी चल जाएगी। पास पेपर के अंदर भी यही लिखी हुई थी, तो आप इस साइड के ऊपर लिख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी, FCQ भी आया हुआ है कि आप मॉर्फोलॉजी बताएं सीलिएक डिजीज़ की। तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉजेज रेडनेस एंड स्वेलिंग, बस आपने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अंदर ये लिखना है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉजेज रेडनेस एंड स्वेलिंग, ये आपको मिलेगी। माइक्रोस्कोपी के अंदर आपके पास ये पॉइंट्स आप लिख लें, फ्लैटनिंग ऑफ विलाई, हाइपरप्लेजिया ऑफ क्रिप्ट्स, आगे आप लिख लें इंक्रीज इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और आखिरी पॉइंट आप लिख लें प्लाज्मा सेल्स, मास सेल्स एंड ईसोनोफिल्स आर प्रेजेंट इन लैमिना प्रोप्रिया। प्लाज्मा सेल, मास सेल्स और ईसोनोफिल्स, तो ये आपकी जो है ना मॉर्फोलॉजी यहीं से कवर हो जाएगी। बाकी आपके पास सिम्टम्स कैसे आपके पास ठीक होते हैं, ठीक है, और ये आपके पास ग्लूटेन फ्री डाइट से ठीक हो जाते हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन का सवाल आया हुआ है कि कॉम्प्लिकेशन लिखें, तो यहाँ पर 2 कॉम्प्लिकेशंस मेंशन की हुई हैं, स्मॉल बाउल कार्सिनोमा एंड T सेल लिम्फोमा। इसके साथ साथ माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट आप इसके नोट कर लें कि स्मॉल बाउल कार्सिनोमा, T सेल लिम्फोमा एंड माल न्यूट्रिशन आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीलियाक डिजीज़। तो हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की? इम्यून मीडिएटेड डैमेज है स्मॉल बाउल विलाई टू द ग्लूटेन एक्सपोजर। पैथोजेनेसिस हमने इसका देख लिया कि पैथोजेनेसिस के अंदर हमारे पास डीएमिडेटेड ग्लाइडिन होती है, HLA-DQ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंड इसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है। जो ग्लूटेन होता है ना, ये बेसिकली 33 अल्फा अमाइनो ग्लाइडिन के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम, ये बात भी याद रखिएगा। बाकी इसकी प्रेजेंटेशन की हमने बात की, लैब डायग्नोसिस की बात की, ठीक है, मॉर्फोलॉजी हमने बात की, मॉर्फोलॉजी SCQ में आई हुई है, कॉम्प्लिकेशंस आप देख लीजिएगा। हाँ, एक और सवाल आया हुआ है कि 4 डिसऑर्डर्स लाइक सीलियाक डिजीज़, ये आप बताएं। तो ये 4 आप लिख लें, लैक्टोज इंटॉलरेंस, स्प्रू, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड जार्डियासिस। 4 डिसऑर्डर्स लाइक सीलियाक डिजीज़, लैक्टोज इंटॉलरेंस, स्प्रू, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड जार्डियासिस। तो ये आपका जो है ना कवर हो जाता है कवर हो जाता है सीलियाक डिजीज़। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉपिकल स्प्रू। आगे ये जो 3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर से कोई क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, आगे कार्सिनोइड ट्यूमर से आया हुआ है। तो ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है? इट इज़ डैमेज टू स्मॉल बाउल विलाई ड्यू टू अननोन ऑर्गेनिज्म। सीलियाक डिजीज़ के अंदर हमारे पास स्मॉल बाउल विलाई डैमेज हो रहे थे ऑटोइम्यूनिक प्रोसेस की वजह से। सो इट रिजल्ट्स इन मैल एब्जॉर्प्शन सिमिलर टू सीलियाक डिजीज़ एक्सेप्ट इट अकर्स इन ट्रॉपिकल रीजन।
कैरेबियन रीजन के अंदर, और इट अराइजेज आफ्टर इन्फेक्शियस डायरिया इन रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक। सो डैमेज जो होता है इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन द जेजनम एंड इलियम, और सेकेंडरी विटामिन B12 और फॉलेट डेफिशिएंसी में इंस्यू, और ड्यूडेनम कम इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो बेसिकली मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में इसी तरह विपल डिजीज़ है। सो इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है ये ट्रोफायरीमा विपली, मुश्किल सा नाम है। तो इट इज़ सिस्टेमिक टिश्यू डैमेज करेक्टराइज बाय मैक्रोफेजेस लोडेड विद ट्रोफिराइमा विपली ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस इसके अंदर होते हैं जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म होता है और टिश्यू डैमेज कर रहा होता है। इसी तरह क्लासिक जो साइट है इन्वॉल्वमेंट की दैट स्मॉल बावल लैमिना प्रोप्रिया। और अब मैक्रोफेजेस करते क्या, ये लैक्टियल्स को कंप्रेस कर देते हैं, काइलोमैक्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो पाते। ठीक है, और फैट मेल एब्जॉर्प्शन एंड स्टिटोरिया हो रहा होता है, तो ये भी एक तरह से मेल एब्जॉर्प्शन ही है। सो विपल डिजीज़ के अंदर हमारे पास फैट मेल एब्जॉर्प्शन एंड स्टिटोरिया हो रहा होता है। स्टिटोरिया होता है फैटी स्टूल, जब फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो वो स्टूल्स के अंदर एज सच पास कर जाता है। अदर साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो साइनोवियम ऑफ जॉइंट्स, कार्डियक वाल्व्स, लिम्फ नोड्स एंड CNS आर ऑल्सो प्रेजेंट। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, ये आपको याद होगा, अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। सो इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन B48 एंड B100। सो B48 अगर आपको याद हो तो काइलोमाइक्रोन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व था, और B100 VDL LDL के अंदर जो था ना इन्वॉल्व था। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, मेल एब्जॉर्प्शन ही है ये भी एक तरह की। सो ड्यू टू डिफेक्टिव काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन जो 48 चाहिए होता है जिसके लिए, और प्लाज्मा VLDL और LDL जो है वो आपके पास एब्सेंट होता है। सो ये आपके पास जो है ना ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया होता है। एक सवाल आया था कि आप 4 किस्म के जो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स है ना वो आप बताएं। तो ये आपके पास 4 आ सकते हैं, तो 4 हेडिंग्स आपने डाली हैं। तो पहली हेडिंग आप डालें डिफेक्टिव इंट्राल्यूमिनल सिंड्रोम। डिफेक्टिव इंट्राल्यूमिनल सिंड्रोम, इसके अंदर आप 2 चीज़ें लिख लें, पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी एंड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। दूसरी हेडिंग आपने डालनी है प्राइमरी म्यूकोजल सेल एबनॉर्मेलिटी, इसके अंदर 2 चीज़ें लिखें, डाइसैकेराइड डेफिशिएंसी एंड ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, जो कि हमें भी पढ़ा था। इन्फेक्शन की वजह से 2 चीज़ें हो सकती हैं इन्फेक्शन, तीसरी हेडिंग होगी ट्रॉपिकल स्प्रू एंड विपल डिजीज़। फोर्थ आपने लिखना है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर आप TB लिख सकते हैं या लिम्फेटिक एबनॉर्मेलिटी लिख सकते हैं। 5वीं हेडिंग आप डाल लें डिक्रीज स्मॉल इंटेस्टाइन सरफेस एरिया, ये 2 चीज़ों के अंदर हो सकता है शॉर्ट गट सिंड्रोम एंड ग्लूटन सेंसिटिव इंटेरोपैथी। तो ये 4 किस्म के आपने लिखने हैं, तो ये मैंने तो 5 करवा दिए। तो 4 किस्म के आप मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या क्या लिख सकते हैं, डिफेक्टिव इंट्राल्यूमिनल सिंड्रोम, इसके अंदर पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी एंड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम आएगा। प्राइमरी म्यूकोजल सेल एबनॉर्मेलिटी आ सकती है जिसके अंदर डाइसैकेराइड डेफिशिएंसी एंड ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया आएगा। इन्फेक्शन के अंदर आपके पास ट्रॉपिकल स्प्रू और विपल डिजीज़ आएगी। फोर्थ आप लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कर लें, TB लिम्फेटिक, इसमें एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। क्वेश्चन आया हुआ था तो आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास कार्सिनाइड ट्यूमर है, इसके अंदर से इसका SCQ आता है, तो इसके अंदर पूछ भी लेते हैं कि इसका सिनेरियो भी आ जाता है, इसकी मॉर्फोलॉजी भी आ जाती है। तो इसका जो सिनेरियो आया हुआ था वो ये आया हुआ था कि 60 ईयर ओल्ड मेल है, उसको हिस्ट्री है क्यूटेनियस फ्लैशेस की, साइनोसिस हुआ हुआ है, डायरिया है, कफ है, वीजिंग है, इनलार्ज लिवर है, और ट्यूमर है आपके पास इलियम के अंदर विद हेपेटिक मेटास्टेसिस। तो आपने जहाँ भी हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आ रही है ना, और ये क्यूटेनियस फ्लैशेस वगैरह, तो आपने समझ आने के कार्सिनाइड सिंड्रोम है। ठीक है, सो ये लिवर को जो है ना इन्वॉल्व कर रहा होता है, मेटास्टाइज कर जाता है ना वहाँ पर। सो हम देख लेते हैं कि क्या है। कार्सिनाइड ट्यूमर इज मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल, लो ग्रेड मैलिग्नेंसी होती है। सो ये जो ट्यूमर सेल होता है इट कंटेन्स न्यूरो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स दैट आर पॉजिटिव फॉर क्रोमोग्रानिन। जो कार्सिनाइड ट्यूमर होता है ना, ये बेसिकली 2 चीज़ें सिक्रिएट करता है, एक सेरोटोनिन भी सिक्रिएट करता है और हिस्टामिन भी सिक्रिएट करता है। So it can arise anywhere along the gut. Small bowel is the most common site, or it grows as submucosal polyp-like nodule. Often secretes serotonin, histamine भी वैसे करता है। तो वैसे नॉर्मली तो ये होता है कि सेरोटोनिन जब आपके पास पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर रिलीज होता है, सो जो लिवर माओ होता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इसको कन्वर्ट कर देता है कंपाउंड के अंदर, जिसको हम 5-IA कहते हैं, और ये जो कंपाउंड होता है ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर देता है। लेकिन जब आपके पास कार्सिनाइड ट्यूमर लिवर में मेटास्टाइज करता है तो जो है ना ये जो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा होता, और सेरोटोनिन हेपेटिक वेन के अंदर रिलीज होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर लीक कर जाता है वाया द हेपेटोसिस्टेमिक शंट्स। और जब ये ब्लड के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आपके पास या तो कार्सिनाइड सिंड्रोम कॉज करता है या कार्सिनाइड हार्ट डिजीज़ कॉज करता है। तो 2 इसकी प्रेजेंटेशन या कॉम्प्लिकेशंस आप कह सकते हैं कार्सिनाइड सिंड्रोम। अब सेरोटोनिन क्या क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया हिस्टामिन भी वैसे रिलीज होता है। तो ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फ्लशिंग ऑफ स्किन हो सकती है,
तो ये आपके पास जो है ना सेरोटोनिन की वजह से होता है। इसी तरह कार्सिनोइड हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। इसके अंदर आपके पास राइट साइडेड वैल्वुलर फाइब्रोसिस हो सकता है, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन हो सकती है, पल्मोनरी वैल्व स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट साइड जो है ना लीजन्स वो नहीं होती क्योंकि वहाँ पर जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है वो प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास जो सिनेरियो था कि इसके अंदर आपके पास क्यूटेनियस फ्लशेस भी थे, एक साइनोसिस था, वीजिंग थी, ठीक है, इनला लिवर था। तो ये तमाम चीज़ें आपको कार्सिनोइड ट्यूमर का बता रही हैं कि हमने देखा कार्सिनोइड सिंड्रोम में आपके पास ब्रोंकोस्पैम है जिस वजह से कफ एंड वीज हो रहा था, साइनोसिस भी था, डायरिया भी था, फिर इनला लिवर भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना कार्सिनोइड सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं क्योंकि आपके पास लिवर इन्वॉल्व हो चुका है। बाकी आपके पास मॉर्फोलॉजी आप इसकी लिख लें तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अंदर आपके पास सॉलिड येलो, टैन और ब्राउन मैस होता है, ठीक है, ड्यू टू लाइपोफ्यूशन। सॉलिड येलो, टैन और ब्राउन मैस होता है। माइक्रोस्कोपिक इसके आप फीचर्स लिख लें कि न्यूप्लास्टिक सेल्स आर डिस्क्रीट या न्यूप्लास्टिक सेल्स फॉर्म डिस्क्रीट आइलैंड्स, ट्रेबिकुलाई, शीट्स और ग्लैंड्स। दूसरा पॉइंट आप लिख लें स्कैंट ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म विद राउंड टू ओवल स्टिपल्ड न्यूक्लियाई। तीसरा आप लिख लें पॉजिटिव फॉर क्रोमोग्रेनिन एंड साइनेप्टोफाइसिन। तो ये 3 पॉइंट आपने माइक्रोस्कोपी के अंदर लिखने। मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रॉस के अंदर सॉलिड येलो, टैन और ब्राउन मैस होगा लाइपोफिशन की वजह से। माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूप्लास्टिक सेल आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट आइलैंड्स, ट्रेबिकुलाई, शीट्स और ग्लैंड्स। स्कैंट ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है विद राउंड टू ओवल स्टिपल्ड न्यूक्लियाई। और तीसरा पॉइंट होता है कि इट इज़ पॉजिटिव फॉर क्रोमोग्रेनिन एंड साइनेप्टोफाइसिन। सो ये आप इसकी जो है ना मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं। अगला हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस बहुत कॉमन है, तो जब इसका सिनेरियो आएगा तो राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होगी, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, इंक्रीज WBCs, ये सिनेरियो आता है इसका। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स और मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट एब्डोमेन का, और इट इज़ रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स बाय लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया या फैसिलिथ, ठीक है। और एब्डोमेन जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं पेन, फीवर, नोजिया, ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट का पेन एट मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन के अंदर पेरी अपेंडिसियल एब्सेस आ सकती है। पैथोजेनेसिस एक दफ़ा उन्होंने पूछा हुआ अपेंडिक्स का, तो आप ये इसमें लिख सकते हैं कि एक तो इट इज़ रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स बाय लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया और फैसिलिथ, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इस्केमिक इंजरी होती है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ये वाला पॉइंट लिखने के बाद फैसिलिथ वाला, इसके बाद आप लिख लें इस्केमिक इंजरी एंड स्टेसिस ऑफ ल्यूमिनल कॉन्टेंट्स फेवर्स बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, ट्रिगर्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग टिश्यू एडीमा एंड न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूमन एंड मस्कुलर वॉल, ठीक है। एंड ये वाली बात देख सकते हैं कि पेरी अपेंडिसियल एब्सेस हो सकती है। सो इस्केमिक इंजरी एंड स्टेसिस ऑफ ल्यूमिनल contents favor bacterial proliferation, triggers inflammatory response including tissue edema and neutrophil infiltration of lumen, muscular wall and periappendiceal soft tissues। तो ये आप इसका थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, तो अगर आपको पैथोजेनेसिस लिखना पड़ता है तो आप थोड़ा बहुत लिख लेंगे। तो बेसिकली आपके पास जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो वहाँ पर इंजरी हो जाती है, बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन हो जाती है, उस वजह से एडीमा हो जाता है, न्यूट्रोफिल, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आपके साइन आते हैं, न्यूट्रोफिल आ गए हैं आपके पास, मस्कुलर वॉल के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो ये सिंपल वही वाला ही आपने मैकेनिज्म लिखना है। तो इसका आपने सिनेरियो देख लेना है। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, तो हम इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ को देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 2 प्रेजेंटेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज़, इनका क्वेश्चन बहुत चांस होता है कि आपके पास इनका सिनेरियो आज अगर क्वेश्चन आए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज़ या फिर वो पेप्टिक अल्सर वाली जो डिजीज़ थी उनमें से आ जाए। सो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर हम सीधा इनके डिफरेंस पे चलते हैं। क्रॉनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ बाउल, सो इट इज़ पॉसिबली ड्यू टू एब्नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटेरिक फ्लोरा, ठीक है, और रिकरेंट बाउट्स ऑफ ब्लडी डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। सो सब क्लासिफाइड एज अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़। तो अब आप अगले पेज पे आ जाएं। असल जो चीज़ हमने करनी है वो ये डिफरेंस करना है और इनकी मॉर्फोलॉजीज़ करनी है। मॉर्फोलॉजीज़ बहुत दफ़ा आई हुई हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज़, और इसके साथ साथ आपका ये डिफरेंस भी आ जाया करता है। सो पहले आपको मैं मॉर्फोलॉजी करा देता हूँ। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर अगर मॉर्फोलॉजी आपको आती होगी तो आप कुछ ना कुछ डिफरेंस वैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कर लेते हैं। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस का आप यहाँ पर एक निमोनिक लिख लें वर्टिकल फॉर्म के अंदर, कोल्ड टिप, COLD कोल्ड
TIP टिप। ग्रॉस जो इसके अल्सरेटिव कोलाइटिस के फीचर्स होते हैं वो आप याद कर सकते हैं कोल्ड टिप से। C स्टैंड फॉर क्रिप्ट एब्सिस, O स्टैंड फॉर ओरिजिनेट्स इन रेक्टम, L स्टैंड फॉर लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, D स्टैंड फॉर डिस्टॉर्शन ऑफ क्रिप्ट्स एंड डिप्लीशन ऑफ म्यूसिन, T स्टैंड फॉर टॉक्सिक मेगाकोलॉन, I स्टैंड फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोनिक कैंसर, ठीक है, और P स्टैंड फॉर सूडोपॉलिप्स। ये इसके ग्रॉस फीचर्स हैं। कोल्ड टिप, क्रिप्ट एब्सिस, originates in rectum, limited to mucosa and submucosa, distortion of crypts, toxic megacolon, increased risk of colonic cancer and pseudopolyps। जो इसके जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं वो ये हैं। क्रोहन डिजीज़ को हम देख लेते हैं। तो क्रोहन डिजीज़ का जो निमोनिक है वो है सिस्टर इन CCF, सिस्टर इन CCF। सिस्टर, S स्टैंड फॉर स्किप लीजन्स एंड सर्पेंटाइन अल्सर्स, I स्टैंड फॉर इलियम इन्वॉल्व्ड, ठीक है, S stand for string sign on radiology, T stand for transmural inflammation, E stand for extensive fibrosis, R stand for rectum spared usually, ठीक है, I stand for intermittent attack with colicky pain, N stand for non-caseating granulomas, C stand for cobblestone appearance, और फिर जो CR है creeping fat on serosa, और F stand for fissure या fistula, ठीक है। सो ये आपके पास क्रोहन डिजीज़ का निमोनिक है, सिस्टर इन CCF। सिस्टर, S स्टैंड फॉर स्किप लीजन इन सर्पेंटाइन अल्सर, I स्टैंड फॉर इलियम इन्वॉल्व्ड, S स्टैंड फॉर स्ट्रिंग साइन ऑन रेडियोलॉजी, T स्टैंड फॉर ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, E stands for extensive fibrosis, R stands for rectum usually spared, I stands for intermittent attack with colicky pain, N stands for non-caseating granuloma, C stands for cobblestone appearance, C stands for creeping fat on serosa, and F stands for fissure and फिशर और फिस्टुला। सो अब ये इसकी बेसिक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। इसी तरह आपके पास ये तो ग्रॉस, दोनों के ग्रॉस के लिए निमोनिक था। माइक्रो जो इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं ना उसके लिए एक निमोनिक आप लिख लें, दोनों के लिए तकरीबन सेम ही है। नो ग्रैंडफादर कैरीज फॉर पनामा आर्किटेक्चर, सॉरी, नो ग्रैंडफादर क्राइज फॉर पनामा आर्किटेक्चर, नो ग्रैंडफादर क्राइज फॉर पनामा आर्किटेक्चर। पनामा के अंदर आपने P भी कैपिटल लिखना है और M भी कैपिटल लिखना है। जिस तरह वो पनामा पेपर्स थे ना, तो पनामा उसी तरह आपने P और M, पनामा का P और M कैपिटल लिखना है। तो इसके अंदर क्या फीचर्स आते हैं माइक्रोस्कोपिक? N स्टैंड फॉर न्यूट्रोफिल्स, अबंडेंट न्यूक्लोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स अबंडेंसी। सेकंड में आप लिख लें G से ग्रैनुलोमास, ठीक है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं, ठीक है, तो ग्रैनुलोमास दैट आर नॉन केजिएटिंग। C स्टैंड फॉर क्रिप्ट एब्सिस, F कुछ भी स्टैंड नहीं कर रहा। पनामा जो हमने लिखा था ना, इसमें आपने लिखना है पेनिथ सेल मेटाप्लेजिया, PANETH, पेनिथ सेल मेटाप्लेजिया, M कैपिटल इसी लिखवाया ताकि मेटाप्लेजिया याद रहे। आर्किटेक्चर में आपने लिखना है डिस्टॉर्टेड म्यूकोजल आर्किटेक्चर। तो ये इसके माइक्रोस्कोपिक पॉइंट्स होते हैं। तो चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस आए या क्रोहन डिजीज़ आए तो आप ये वाला निमोनिक लिख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल अबंडेंस हो गई है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास है, क्रिप्ट एब्सिस है, पेनिथ सेल मेटाप्लेजिया हो गया या डिस्टॉर्टेड म्यूकोजा। एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस की आई है ना तो कोशिश करें कि आप ये नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा ना लिखें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ग्रैनुलोमास नहीं होते, लेकिन बाकी पॉइंट्स आप सेम लिख सकते हैं। तो ग्रॉस आप याद रख सकते हैं कोल्ड टिप से। अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस के अंदर, क्रोहन डिजीज़ के अंदर आपके पास सिस्टर इन CCF। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, तो आपका यहाँ से कवर आ जाए। अगर इट सेल्फ डिफरेंस आ जाए तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी लिखा हुआ है। ज़्यादातर पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे वैसे अगर आपने ये टेबल नहीं भी याद करना, लेकिन सिनेरियो में आपको बता देता हूँ अल्सरेटिव कोलाइटिस का कैसा आता है और क्रोहन डिजीज़ का कैसा आता है। एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखें कि अगर ब्लडी डायरिया होगा ना तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अगर नॉन ब्लडी डायरिया या स्किप लीजन्स का वो जिक्र कर रहा है तो क्रोहन डिजीज़ होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ समटाइम्स वो इंटरमिटेंट जिक्र करता है, इंटरमिटेंट पेन या एब्डोमिनल पेन। इसके साथ साथ वो स्किप लीजन्स या नॉन ब्लडी डायरिया की बात कर रहा है तो क्रोहन डिजीज़ होगी। अगर वो बात कर रहा है ब्लडी डायरिया की, म्यूसिनस डायरिया की, क्रैम्पिंग की, ठीक है, सूडोपॉलिप की, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो ये बड़े स्पेसिफिक फीचर है। ब्लडी डायरिया वाला स्पेसिफिकली बड़ा एक फीचर इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ वो नहीं दे रहा। सो हम देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं वैसे। अब हम देखें कि पहला पॉइंट इसके डिफरेंस के अंदर WL, ये निमोनिक अगर इसका याद करना चाहें तो आप कर लें, वरना सिंपल याद करें वॉल इन्वॉल्वमेंट। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल, ठीक है,
सर्फेसेस। ये हमने इसकी जो था ना मॉर्फोलॉजी में भी देखा, जो एल था ना कोल्ड के अंदर, लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। इसी तरह अगर लोकेशन की हम बात करें, सो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ये रेक्टम के अंदर ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ओ जो पॉइंट था कोल्ड के अंदर, ओ ओरिजिनेट्स इन रेक्टम। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लेफ्ट क्वाड्रेंट पेन होता है विद ब्लडी डायरिया। इन्फ्लेमेशन के अंदर आपके पास क्रिप्ट एब्सेस होती है न्यूट्रोफिल्स के अंदर, ये हमने इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर के अंदर भी बात की। ग्रॉस अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो सूडो पॉलिप बन जाते हैं। लॉस ऑफ ऑस्ट्रा लेड पाइप साइन होता है। कॉम्प्लिकेशन में टॉक्सिक मेगाकोलॉन, ये मॉर्फोलॉजी के निमोनिक के अंदर भी हमारे पास जिक्र था। एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस पी एंका पॉजिटिव होता है। एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, सेक्रोलाइटिस हो सकता है, माइग्रेटरी जो है ना पॉलीआर्थराइटिस होता है। एक सवाल आया हुआ भी है कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो मैनिफेस्टेशन बताएं आप अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो इसके अंदर आप ये तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली भी आपको वो क्वेश्चन अभी करा देता हूँ। जो स्मोकिंग है ना वो प्रोटेक्टिव है। वैसे तो स्मोकिंग हर जगह एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव रोल है अगेंस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर हम बात करें क्रोहन डिजीज़ की, जो वॉल इन्वॉल्वमेंट है, तो क्रोहन डिजीज़ के अंदर ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, यानी तीनों वॉल्स इन्वॉल्व होती हैं, तीनों जो आपकी लेयर्स इन्वॉल्व होती है, फिशर होते हैं। लोकेशन ज़्यादातर ये इलियम के अंदर होता है, ठीक है। स्किप लीजन्स होती हैं। सिम्टम्स के अंदर आपके पास राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है विद नो ब्लडी डायरिया। इन्फ्लेमेशन के अंदर आपके पास ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होती है। ग्रॉस अपीयरेंस के अंदर आपको कोबलस्टोन म्यूकोजा मिलता है, स्ट्रिंग साइन मिल जाता है, क्रीपी फैट मिल जाता है। ये चीज़ें हमने उसके निमोनिक के अंदर लिखी थी, सिस्टर इन CCF के अंदर। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमारे पास मैल अब्जॉर्प्शन हो सकता है, नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है। एसोसिएशन इसकी क्या है, रिदमा नोडोजम हो सकता है, यूवीआइटिस हो सकता है। स्मोकिंग जो है वो एक रिस्क है क्रोहन डिजीज़ के लिए। तो ये जो है ना अपने जो इसकी निमोनिक है कोल्ड टिप और सिस्टर इन CCF, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो ये भी काफ़ी है वैसे कि आपके पास डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आप जनरल बातें याद रख लें कि अगर तो रेक्टम है, म्यूकोजा इन्वॉल्व है, ब्लडी डायरिया है, क्रिप्ट एब्सेस, सूडोपॉलिप का जिक्र आ गया, टॉक्सिक मेगाकोलॉन का है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। क्रोहन डिजीज़ अगर आपके पास ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है, ब्लडी डायरिया कोई नहीं है, स्ट्रिंग साइन की अगर वो बात कर रहा है, कोबलस्टोन म्यूकोजा की बात कर रहा है, तो ये क्रोहन डिजीज़ है, ठीक है। तो और डिस्टल इलियम इसकी लोकेशन होती है। तो इस तरह आप याद करेंगे ना डिफरेंस के साथ तो आपको आसानी रहेगी। तो ये हमारा ये कवर हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेके, ज़्यादातर जो स्पेसिफिक क्रोहन डिजीज़ का नहीं आया हुआ, कि रोल ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा क्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। तो ये आप 3 पॉइंट लिख लें कि जेनेटिकली प्री डिस्पोज इंडिविजुअल डेवलप म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स टू गट फ्लोरा causing bowel inflammation. This exaggerated response leads to chronic inflammation and damage. This response is Th2 dominated and mediated by natural killer T cells. ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि genetically predisposed individuals develop mucosal immune response to glut flora and it can lead to bowel inflammation. This exaggerated response causes chronic inflammation and damage. This response is Th2 dominant and mediated by natural T killer cells. तो ये एक intestinal flora का उन्होंने पूछा हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस की। इसी तरह उन्होंने एक पूछा हुआ क्वेश्चन कि हम रिपीटेड बायोप्सी क्यों कराते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। तो ये साथ लिख लें कि टू सी प्रॉक्सिमल एक्सटेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट देखने के लिए हम कराते हैं। तीसरा पॉइंट है टू असेस द मलिग्नेंट चेंज, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सिस्ट के कैसे आप क्यों करवाते हैं रिपीटेड बायोप्सी, तो आपने बताना है कि टू सी प्रॉक्सिमल एक्सटेंट ऑफ डिजीज, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, टू असेस द मलिग्नेंट चेंजेस। बाकी इसके अंदर और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसा कि एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ था, तो आप मुख्तलिफ किस्म के अंदर माउथ के अंदर आप लिख लें स्टोमाटाइटिस और एप्टस अल्सर कॉज कराता है। आई के अंदर एपिसेक्लेराइटिस और यूवीआइटिस कॉज कराता है। लिवर के अंदर स्टियाटोसिस कॉज कराता है। बिलियरी ट्रैक के अंदर आपके पास स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस कॉज कराता है। स्किन के अंदर आपके पास अरिदमा नोडोजम कॉज कराता है। जॉइंट्स के अंदर आपके पास माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस कॉज कराता है। स्पॉन्डिलाइटिस कॉज कराता है और सर्कुलेशन के अंदर फ्लेबाइटिस कॉज कराता है। तो ये इसकी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है। आई के अंदर आपके पास यूवीआइटिस कॉज कराता है। माउथ के अंदर स्टोमाटाइटिस और एप्टस अल्सर हैं। बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर कोलेंजाइटिस कॉज कराता है। स्किन के अंदर अरिदमा नोडोजम है। जॉइंट्स के अंदर स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेटरी आर्थराइटिस है। तो ये इसकी एक्स्ट्रा जो हैं ये मैनिफेस्टेशन आ जाती हैं।
सो ये हमारा जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगला हमारे पास कोलॉन है। कोलॉन के अंदर हमारे पास हिर्स्पंग डिजीज़ है, तो इसके अंदर ऐसी क्यों आया हुआ है, इसका पैथोजेनेसिस उसने पूछा हुआ था। सो हमारे पास हिर्स्पंग डिजीज़ होती क्या है, डिफेक्टिव रिलैक्सेशन एंड पेरिस्टाल्सिस ऑफ रेक्टम एंड डिस्टल सिग्मॉइड कोलॉन, यानी हमारे पास रिलैक्सेशन एंड पेरिस्टाल्सिस का अगर मसला आ जाए रेक्टम या डिस्टल सिग्मॉइड, इसको हम कहते हैं हिर्स्पंग डिजीज़। इट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या मसला आता है, यहाँ से आप इसका लिख सकते हैं पैथोजेनेसिस, ये वाला सही लिखा हुआ है। ड्यू टू कंजेनिटल फेलियर ऑफ गैंग्लियन सेल्स या न्यूरल एंड क्रेस्ट सेल्स टू डिसेंड इनटू द माइंटेरिक एंड सब म्यूकोजल प्लेक्सस। तो माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, एयर बैग प्लेक्सस होता है, ये लोकेटेड बिटवीन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होता है और ये मोटिलिटी को रेगुलेट करता है। दूसरा जो आपके पास सब म्यूकोजल या मीसनर प्लेक्सस होता है, ये सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ब्लड फ्लो और सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को रिलेट कर रहा होता है। तो आपको पता ही है कि म्यूकोजा होता है, फिर सब म्यूकोजा होता है, फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया होता है, फिर सिरोजा होता है। तो जो आपके पास सब म्यूकोजल होता है, मीसनर प्लेक्सस, अब यह नाम से पता लग रहा है कि मीसनर प्लेक्सस सब म्यूकोजा के अंदर होता है, और मस्कुलरिस प्रोप्रिया के अंदर हमारे पास माइंट्रिक प्लेक्सस होता है या एयर बैग प्लेक्सस होता है। तो हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारे पास मीसनर प्लेक्सस होता है, उसके अंदर शायद हमने बात की थी एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर कि वो जो है सही तरह से जो है असेंड नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, उसके अंदर उसके अंदर हमने बात नहीं की थी गैस्ट्राइटिस के अंदर, बात हम कर रहे थे एक्लेजिया के अंदर। एक्लेजिया के अंदर हमारे पास जो गैंग्लियन सेल से मैंट्रिक प्लेक्सस के अंदर वो सही तरह से काम नहीं कर रहे थे, वजह से हमारे पास तो मोटिलिटी का इशू था और हमारा स्फिंक्टर नहीं हो रहा था। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास मैंट्रिक प्लेक्सस के साथ साथ सब म्यूकोजल प्लेक्सस भी काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो इसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, तो अब हमारे पास एक तो बिल्कुल फेलियर टू पास निकोनियम क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आएगा। रेक्टल वॉल्ट हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी होगा क्योंकि हमारे पास पेरिस्टाल्सिस है ही नहीं, और मैसिव डायलिटेशन हो जाएगी मेगा कोलॉन की प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब ऑब्वियसली आगे चीज़ें नहीं जा पा रही सिग्मॉइड कोलॉन के या रेक्टम के, तो पेरिस्टाल्सिस हो नहीं पा रहा, तो प्रॉक्सिमल जो पोर्शन होंगे वहाँ पर डायलिटेशन मिलेगी। सो ये बेसिक इसकी होती है। तो रेक्टल सेक्शन बायोप्सी हम करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं और इसके अंदर लैक ऑफ गैंग्लियन सेल मिल सकते हैं। तो डिफेक्टिव रिलैक्सेशन एंड पेरिस्टाल्सिस, इसका सिनेरियो के अंदर यही आया हुआ था कि आप इसका पैथोजेनेसिस बताएं, तो आपने बताना है कि कंजेनिटल फेलियर ऑफ गैंग्लियन सेल टू डिसेंड इनटू द माइंट्रिक एंड सबम्यूकोजल प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस कहाँ लोकेट करता है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स के अंदर, मोटिलिटी को रेगुलेट कर रहा होता है। सबम्यूकोजा जो होता है प्लेक्सस होता है, मीसनर प्लेक्सस होता है, ये रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो को, सिक्रीशन को और एब्जॉर्प्शन को। और इसके पैथोजेनेसिस के अंदर एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि हेट्रोजाइगस लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस, heterozygous loss of functional mutation in receptor tyrosine kinase accounts for majority of familial cases। जो familial cases होते हैं उनके अंदर जो receptor tyrosine kinase है RET, उसकी जो है वो म्यूटेशन हो सकती है heterozygous नेचर की। तो ये आप देख लीजिएगा, इसके अंदर ये क्यों आया हुआ था। बाकी इसके अंदर ट्रीटमेंट ये होता है कि हम रिसेक्शन कर देते हैं जो हमारे पास इन्वॉल्व बॉल होता है। इसके बाद कोलोनिक डाइवर्टिकुला है, इसके अंदर आपके पास आउट पाउचिंग हो जाती है म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा की थ्रू द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, फॉल्स डाइवर्टिकुलम बनता है। ठीक है, और ये रिलेटेड टू वॉल स्ट्रेस है, एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग, लो फाइबर डाइट। एंड इसकी जो कॉमन लोकेशन है वो ये है कि जहाँ पर वेदर रेक्टा मस्कुलरिस प्रोप्रिया को ट्रांसफर्स करती है वहाँ पर हो सकता है। तो वो पॉइंट कौन सा होता है, तो ज़्यादातर सिग्मॉइड कोलॉन के अंदर हो रहा होता है। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल हिमेटोकेजिया, रेक्टल ब्लीडिंग यानी डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, और फिस्टुला हो सकता है। डाइवर्टिकुलाइटिस जो होता है ना, यहाँ पर लेफ्ट क्वाड्रेंट पेन आती है अपेंडिसाइटिस जैसी, लेकिन होती लेफ्ट साइड पे है। तो अगर आपको अपेंडिसाइटिस लेफ्ट साइड के ऊपर इस तरह का कुछ मिल रहा है तो हो सकता है कि डाइवर्टिकुलाइटिस हो। तो ये आपके पास कोलोनिक डाइवर्टिकुला होता है, आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा थ्रू मस्कुलरिस प्रोप्रिया रिलेटेड टू वॉल स्ट्रेस एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग, लो फाइबर डाइट। लोकेशन क्या है, सिग्मॉइड कोलॉन वेयर एज रेक्टा ट्रांसफर्स द मस्कुलरिस प्रोप्रिया। एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन कॉम्प्लिकेशन के अंदर रेक्टल ब्लीडिंग, डाइवर्टिकुलाइटिस और फिस्टुला। एंजियोडिस्प्लेजिया, एक्वायर्ड मेल फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल कैपिलरी बेड्स। एंजियो यानी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरी बेड्स की इसके पास हमारे पास मेल फॉर्मेशन हो जाती है। सीकम राइट कोलॉन के अंदर आपके पास होता है हाई वॉल टेंशन की वजह से, और हिमेटोकेजिया हो सकता है। हेरिडेटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेजिया, इसके अंदर क्या होता है, टेलेंजेक्टेजिया होता है डायलेटेड थिन वॉल्स, ठीक है, थिन ब्लड वेसल्स। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है रिजल्टिंग इन थिन ब्लड वॉल
थिन वॉल ब्लड वेसल्स और स्पेसिफिकली इन माउथ एंड जीआईटी, और थिन वॉल होंगी तो इजीली रप्चर हो जाएंगी, तो ब्लीडिंग इसका एक जो है प्रेजेंटिंग फीचर होता है। इसके बाद हमारे पास इस्केमिक कोलाइटिस है। सो इस्केमिक डैमेज टू द कोलॉन यूजुअली एट द स्प्लैनिक फ्लेक्चर इज नोन एज इस्केमिक कोलाइटिस। और ये क्यों होता है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, क्योंकि जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की वजह से आपके पास इस्कीमिया हो जाता है, और वो इस्केमिक कोलाइटिस जो मेन मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो हो सकती है। इसी तरह ये इसमें क्या होता है कि पोस्ट प्रेंडियल पेन होती है आपके पास, और वेट लॉस वगैरह हो सकता है। इसी तरह हमने डिस्कस किया था पेप्टिक अल्सर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि पोस्ट प्रेंडियल जो एपिगैस्ट्रिक पेन थी ड्यूडेनल अल्सर के अंदर वो इम्प्रूव होती है मील के साथ, ठीक है, और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो एपिगैस्ट्रिक पेन है वो वर्सन हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है ना इस्केमिक कोलाइटिस के अंदर पोस्ट प्रेंडियल पेन है, लेकिन रीजन का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एपिगैस्ट्रिक रीजन था पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर। बाकी आपके पास पोस्ट प्रेंडियल पेन है, वेट लॉस है, और पेन ब्लडी डायरिया हो सकता है। बाकी आपके पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, IBS, रिलैप्सिंग एब्डोमिनल पेन होता है, नॉन स्पेसिफिक सब ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के साइन आ सकते हैं। हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस का तो इतना आइडिया नहीं है, और इसकी एटियोलॉजी भी इतना नहीं आइडिया होता, लेकिन स्ट्रेस रिलेटेड होता है ज़्यादातर। और अगर हम डाइटरी फाइबर को इंक्लूड कर दें तो इसके जो सिम्टम्स है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अगर हमारे पास कोलोनिक पॉलिप्स हैं, एक क्वेश्चन ये आता है कि आप जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलिप हैं उनकी आप क्लासिफिकेशन दें। सो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन, बेसिकली दो ग्रुप्स आते हैं, नॉन न्यूप्लास्टिक पॉलिप और न्यूप्लास्टिक पॉलिप। तो नॉन न्यूप्लास्टिक के अंदर आपके पास चार चीज़ें आती हैं, ये लिख लें। नॉन न्यूप्लास्टिक पॉलिप के अंदर आपके पास हाइपरप्लास्टिक पॉलिप आ सकता है, हिमाटोमेटस पॉलिप आ सकता है, जुवेनाइल पॉलिप्स आ सकते हैं, लिम्फॉइड पॉलिप आ सकते हैं। न्यूप्लास्टिक पॉलिप्स के अंदर आपके पास सिसाइल सेरेटेड एडिनोमाज आ सकते हैं, पॉलिप्स विद इन्वेसिव एडिनोकार्सिनोमाज आ सकते हैं, पॉलिप्स विद इंट्रामिकोजल कार्सिनोमा आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं? हाइपरप्लास्टिक। नॉन न्यूप्लास्टिक के अंदर आपके पास हाइपरप्लास्टिक पॉलिप, हिमाटोमेटस पॉलिप, जुवेनाइल पॉलिप, लिम्फॉइड पॉलिप। न्यूप्लास्टिक पॉलिप के अंदर आपके पास सिसाइल सेरेटेड एडिनोमास, पॉलिप्स विद इन्वेसिव एडिनोकार्सिनोमास, पॉलिप्स विद इंट्रामिकोजल कार्सिनोमास। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। इसी तरह वो पूछ लेते हैं कि आप एडिनोमास की टाइप बताएं, ठीक है। सो एडिनोमास के अंदर जाए हम बात कर रहे थे ना, न्यूप्लास्टिक के अंदर एडिनोमास भी होते हैं। तो एडिनोमास के अंदर भी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो कोलोनिक पॉलिप हम शुरू कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है ना एडिनोमास के ऊपर भी बात कर लेंगे। सो कोलोनिक पॉलिप, ठीक है, रेज प्रोट्रूजन ऑफ कोलोनिक म्यूकोजा। सो हमारे पास 2 यहाँ पर टाइप्स आ रही हैं, ठीक है, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स और एडिनोमेटस पॉलिप, जैसे हम बात कर रहे थे ना एडिनोमास की। तो 2 मेन टाइप्स होती हैं हमारे पास, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स और एडिनोमेटस पॉलिप। जो हमारे पास हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स हैं, दीज आर ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ ग्लैंड्स, और हमारे पास एक सेरेटेड अपीयरेंस आ रही होती हैं, और ये यूजुअली लेफ्ट कोलॉन के अंदर आते हैं, और ये बिनाइन होते हैं, नो मैलिग्नेंट पोटेंशियल। इसीलिए हमने बात की थी ना कि नॉन न्यूप्लास्टिक टाइप के अंदर हाइपरप्लास्टिक पॉलिप आता है। इसी तरह एडिनोमेटस पॉलिप, ये ड्यू टू न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की वजह से होते हैं। ये भी होते बिनाइन है, लेकिन प्री मैलिग्नेंट होते हैं, और ये एडिनोकार्सिनोमा की तरफ जा सकते हैं। तो ये न्यूप्लास्टिक होते हैं, जो एडिनोमेटस पॉलिप होते हैं या एडिनोमाज होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये एडिनोमाज कैसे कार्सिनोमा की तरफ जाते हैं? तो ये एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस के थ्रू जाते हैं। सो एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस क्या है कि ये ऐसा सीक्वेंस है जिससे आपकी जो नॉर्मल कोलोनिक म्यूकोजा है पहले एडिनोमेटस पॉलिप में कन्वर्ट होती है, और वहाँ से फिर एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। सो हमारे पास होता क्या है कि APC जीन म्यूटेशन होती है, एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई जीन, उसकी म्यूटेशन होती है, उस वजह से हमारा जो रिस्क है ना फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप का वो बढ़ जाता है। इसी तरह हमारे पास KRAS म्यूटेशन होती है, वो इटसेल्फ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप कराती है। इसके साथ साथ कुछ और म्यूटेशंस भी होती हैं, लाइक P53 म्यूटेशन एंड इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ कॉस। ये क्या करती है? प्रोग्रेशन ऑफ कार्सिनोमा को लेके चल रही होती है। तो APC जीन आपके पास इसकी म्यूटेशन रिस्क बढ़ाती है, KRAS म्यूटेशन जो है ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप करा रही होती है, और P53 म्यूटेशन एंड कॉक्स एक्सप्रेशन जो प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा की तरफ लेके जा रही होती है। तो ये बेसिकली एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस है। तो ये बेसिक इसकी पैथोलॉजी है पॉलिप फॉर्मेशन की, एडिनोमेटस पॉलिप फॉर्मेशन की। स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं? कोलोनोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं, फीकल ओकल्ट ब्लड भी टेस्ट करते हैं। तो हमारा गोल क्या होता है कि अगर हमें पता लग जाए कि एडिनोमेटस पॉलिप है तो हम रिमूव कर देते हैं वैसे ही, क्योंकि प्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि ये कार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। सो अगर कोलोनोस्कोपी हम कराएं तो अगर हमें हाइपरप्लास्टिक और एडिनोमेटस पॉलिप नज़र आ रहे हो तो इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, तो हम इनको वैसे ही रिमूव कर देते हैं, तमाम पॉलिप्स को रिमूव कर देते हैं।
एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो टाइप ऑफ एडिनोमास बताएं अब, और साथ आप बताएं कि रिस्क फैक्टर क्या होता है मेलिग्नेंसी का। ठीक है, तो ये आखिरी 2 लाइनें इसका रिस्क फैक्टर हैं। टाइप्स आप लिख लें एडिनोमास की। एक नंबर 1 ट्यूबुलर एडिनोमास होते हैं, दूसरी विलस एडिनोमास होते हैं, तीसरा होता है ट्यूबुलो विलस एडिनोमास होते हैं, जो एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं या एडिनोमास होते हैं। तो ये 3 टाइप्स होती हैं, ट्यूबुलर, विलस एंड ट्यूबुलो विलस। ये काफ़ी दफ़ा ये टाइप्स ही पूछ लेते हैं, समटाइम्स एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। टाइप एक्सप्लेनेशन के अंदर ये है कि जो ट्यूबुलर एडिनोमास हैं ये मोस्ट कॉमन हैं, 75% के अंदर यही होते हैं, और ये स्मॉल पेडंकुलेटेड मैस होते हैं, और इनका जो इनके अंदर मैलिग्नेंट फोकस होता है लेकिन इतने ज़्यादा मैलिग्नेंट नहीं होते। ठीक है, जो इनकी मैलिग्नेंसी रेशियो होती है कम होती है। इसी तरह जो विलस एडिनोमास हैं ये इनकी जो प्रेवलेंस है ये कम है, लेकिन इनके अंदर जो इंटरमीडिएट मैलिग्नेंसी पोटेंशियल होता है। लेकिन जो ट्यूबुलोविलरी कार्सिनोमास है ना, या ट्यूबुलोविलस का एडिनोमास हैं सॉरी, ये सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड होते हैं, हाई मैलिग्नेंट होते हैं, और ये लार्ज होते हैं। तो ये आपने याद रखना, ट्यूबुलर विलस और ट्यूबुलोविलस। और जो क्वेश्चन आया हुआ था कि रिस्क फैक्टर फॉर मैलिग्नेंसी, तो ये आपने यहाँ पर से देख लेना है। ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम एडिनोमा टू कार्सिनोमा इज रिलेटेड टू ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर ऑफ साइज, सिसाइल ग्रोथ एंड विलस हिस्टोलॉजी। तो 3 आपके पास जो है ना फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि ये एडिनोमा कार्सिनोमा की तरफ जा सकता है। ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर ऑफ साइज हो, सिसाइल ग्रोथ हो, ठीक है, और विलस नेचर हो, तो आपको समझ आ सकती है। ठीक है, पास पेपर के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ था कि डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया से हमें पता लगता है, और जो साइज़ है ना वो अगर डायमीटर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो और 4 देन सेंटीमीटर हो तो ज़्यादा चांस होता है। लेकिन यहाँ पर ये 3 क्राइटेरिया मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर सिसाइल ग्रोथ एंड विलस हिस्टोलॉजी। अगला हमारे पास जो है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस फैप ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज बाय 100 to 1000 एडिनोमेटस कॉलोनिक पॉलिप्स। और इसके अंदर हमारे पास इनहेरिटेड एपीसी म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर। जो एपीसी होता है जीन, ये क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है और आपके पास एडिनोमेटस पॉलिप हो रहे हैं, तो आपने कोलोन और रेक्टम को हम प्रोफाइलेक्टली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि तमाम पेशेंट 40 के बाद ये डेवलप कर जाते हैं, और इसकी कुछ एसोसिएशन है गार्डनर सिंड्रोम और एक टर्कट सिंड्रोम। जो गार्डनर सिंड्रोम होता है इट इज़ फैप विद फाइब्रोमाटोसिस एंड ओस्टियोमा। फाइब्रोमाटोसिस इज नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, और ओस्टियोमा एक बिनाइन ट्यूमर है बोन का। इसी तरह टर्कट सिंड्रोम इज फैप विद सीएनएस ट्यूमर, मेड्यूलोब्लास्टोमा, ग्लाइल ट्यूमर वगैरह। तो ये आपने देख लेना है कि ये फैमिलियल जो एडिनोमेटस पॉलिप होता है इसके अंदर इनहेरिटेड एपीसी म्यूटेशन होती है, और इसके अंदर हम वैसे ही प्रोफाइलेक्ट्रिकली रेक्टम और कोलोन को रिमूव कर देते हैं। 2 एसोसिएशन है गार्डनर सिंड्रोम एंड टर्कट सिंड्रोम। जुवेनाइल पॉलिप, ठीक है, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन के अंदर बात की थी। ये जुवेनाइल पॉलिप स्पोरेडिक हिमाटोमेटस बिनाइन पॉलिप है। ठीक है, बिनाइन पॉलिप है, सॉलिटरी होता है ज़्यादातर रेक्टल पॉलिप, सॉलिटरी रेक्टल पॉलिप दैट प्रोलैप्सेस एंड ब्लीड्स। इसी तरह इसके अंदर जुवेनाइल पॉलिपोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल जुवेनाइल पॉलिप्स इन द स्टमक एंड कोलोन। लार्ज नंबर ऑफ जुवेनाइल पॉलिप्स इंक्रीज द रिस्क प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा। सो जुवेनाइल पॉलिपोसिस के अंदर हमारे पास मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, और ये बिनाइन नेचर के अंदर होते हैं। इसी तरह जो जुवेनाइल पॉलिप होते हैं ये भी हिमाटोमेटस या बिनाइन ही होते हैं। इसी तरह प्यूट्स जैगहर सिंड्रोम, इसके अंदर भी हिमाटोमेटस पॉलिप होते हैं, यानी बिनाइन पॉलिप्स होते हैं थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट। और इसके साथ साथ आपको हाइपर पिगमेंटेशन भी मिलती है लिप्स के अंदर, ओरल म्यूकोजा के अंदर, जेनिटल स्किन के अंदर, और ये भी आपके पास इंक्रीज रिस्क फॉर द कोलोरेक्टल ब्रेस्ट एंड गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स। तो हमने जैसे बात की थी कि बिनाइन नॉन न्यूप्लास्टिक जो ट्यूमर्स है उसके अंदर हाइपरप्लास्टिक, हिमाटोमेटस, जुवेनाइल और लिम्फॉइड पॉलिपोसिस। तो 3 हमने डिस्कस कर लिए, तो एक आप एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा, लिम्फॉइड भी आपके पास नॉन न्यूप्लास्टिक होता है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इस बेसिकली एडिनो कार्सिनोमा ही होता है। कार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम कोलोनिक और रेक्टल म्यूकोजा, और थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर है, और थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कैंसर रिलेटेड जो होती हैं। 60-70 इसकी पीक इंसिडेंस है। इसका पैथोजेनेसिस ये 2 तरह से होता है, एक तो एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस हो सकता है, और दूसरा इसका होता है माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रोल ऑफ एपीसी इन कोलोरेक्टल कैंसर बताएं, तो हमने पहले बात की थी एपीसी की, ये वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे होता है। सो बेसिकली हमारे पास ये आप लिख लें कि एपीसी जीन हैज़ 2 कॉपीज फॉर अ नॉर्मल फंक्शन, 2 कॉपीज मस्ट बी नॉर्मल। ठीक है, कि एपीसी जीन हैज़ 2 कॉपीज
For a normal function, 2 copies must be normal. If both copies become mutated due to hereditary or sporadic reasons, then adenocarcinoma can develop. ठीक है, तो ये बेसिक रीज़न होती है कि 2 कॉपीज़ होती है नॉर्मली, लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है. एपीसी इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप लिख लें. एपीसी नॉर्मली बाइंड्स टू बीटा कैटेनिन and promotes its degradation. With loss of APC, beta catenin translocates to nucleus where it activates MYC/K, मतलब वो जो डैश होती है MYC capital /K and cyclin D, which promotes proliferation and leading to carcinoma. तो बेसिकली क्या होता है, APC जीन के हमारे पास 2 कॉपीज होती हैं. अगर कोई म्यूटेशन हो तो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है. अब एपीसी करता क्या है, ये बीटा कैटेनिन की डिग्रेडेशन कराता है नॉर्मली, इसके साथ बाइंड करता है. लेकिन अगर एपीसी नहीं होगा तो बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस के ऊपर जाता है, वहाँ पर यहाँ पर 2 चीज़ें एक्टिवेट कराता है, MYCK, M कैपिटल, Y कैपिटल, C कैपिटल एंड K कैपिटल एंड साइक्लिन D, विच प्रोमोट्स प्रोलिफरेशन एंड लीड्स टू कार्सिनोमा. सो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस या फिर रोल ऑफ एपीसी इन कोलोरेक्टल कैंसर. दूसरा जो इसके अंदर मैकेनिज्म या पाथवे होता है, दैट इज़ माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, MSI. अब जो माइक्रोसैटेलाइट होते हैं ये नॉर्मल रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं नॉन कोडिंग डीएनए के, जो कि हर जो सेल डिवीजन के साथ ऐसे ही जो है ना कॉपी होते हैं. लेकिन अगर इनके अंदर कोई इंस्टेबिलिटी आ जाए या कोई कॉपी मैकेनिज्म के अंदर डिफेक्टिव आ जाए या डिफेक्ट आ जाए तो तब प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, सो माइक्रोसैटेलाइट्स आर रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए. इंटेग्रिटी ऑफ सीक्वेंस या फिर स्टेबिलिटी इज मेंटेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. इंस्टेबिलिटी इंडिकेट्स डिफेक्टिव डीएनए कॉपी मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम. तो इस वजह से आपको हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो सकता है. ठीक है, तो अगर नॉन इसके अंदर पॉलिप फॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो एपीसी वो जो आपके पास एडिनोकार्सिनोमा जो सीक्वेंस था उसके अंदर पॉलिप फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन ये हमारे पास जो नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ये माइक्रोसैटेलाइट पाथवे के थ्रू आ सकता है. सो इसके अंदर आपके पास कोलोरेक्टल कार्न कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है. सो इसमें आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा अराइजेज डी नोवो नॉट फ्रॉम एडिनोमेटस पॉलिप एट रिलेटिवली अर्ली स्टेज. यूजली राइट साइड के ऊपर आपको इन्वॉल्व कर रहा होता है. तो ये नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है और इसका जो मैकेनिज्म है ये यूजुअली माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे. एक और पाथवे हमने पढ़ा था वो था एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस. सो अब इसकी स्क्रीनिंग क्या करते हैं, सेम वही वाली कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, फीकल ओकल्ट ब्लड देख सकते हैं. सो गोल वही है कि हमने तमाम एडिनोमेटस पॉलिप अगर हैं तो वो रिमूव कर देने हैं. और हमारे पास कहीं भी डेवलप हो सकता है लेंथ ऑफ कोलोन पे, लेकिन एक राइट साइडेड होता है और एक लेफ्ट साइडेड कार्सिनोमा होता है. जो लेफ्ट साइडेड होता है ये नैपकिन रिंग लीजन बनाता है. ठीक है, और इसकी वजह से आपके पास स्टूल कैलिबर डिक्रीज हो जाता है, पेंसिल लाइक स्टूल्स होते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है, ब्लड स्ट्रीक्ड स्टूल हो सकता है. जो राइट साइडेड होता है ये रेज लीजन्स होते हैं और ये प्रेजेंट करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एंड वीक पेन. सो एक यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि older adult with iron deficiency anemia has colorectal carcinoma until proven otherwise. अगर आपके पास एक बूढ़ा बंदा आ रहा है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आपने समझ जाना है कि इसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का रिस्क हो सकता है और उसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ही होगा अगर आपने इसको अदरवाइज प्रूव नहीं कर लिया. एक कंडीशन आपको याद हो, अगर हमने एंडोकार्डाइटिस जब पढ़ा था तो उसकी रीजन के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस था. सो स्ट्रेप्टोकोकस जो बॉविस होता है इट इज़ रिलेटेड टू जो इसका इन्फेक्शन होता है इट इज़ रिलेटेड टू कार्सिनोमा. ठीक है, कोलोनिक कार्सिनोमा. अगर आपको इसका इन्फेक्शन हुआ है ना, एंडोकार्डाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस बोवाइस एंडोकार्डाइटिस, तो आपको हो सकता है कि कोलोनिक कार्सिनोमा भी, तो ये इसकी एसोसिएशन होती है. बाकी आपके पास स्टेजिंग आपको पता है, TNM स्टेजिंग होती है. टी से आप देख लेते हैं कि ट्यूमर इन्वेजन कितनी है, एन से कि उसका जो है लिम्फ नोडल स्प्रेड कितना है, मेटास्टेसिस किधर है, लिवर तक वैसे ज़्यादातर मेटास्टाइज करता है. और इसका जो ट्यूमर मार्कर होता है वो CEA होता है और इट इज़ यूजफुल फॉर असेसिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, डिटेक्टिंग रिकरेंस एंड इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्क्रीनिंग. तो ये आपने याद रखना है कि जो इसका CA सीरम ट्यूमर मार्कर होता है इसको हम ट्रीटमेंट को असेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसकी रिकरेंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए इतना जो है वो यूज़फुल नहीं है. सो ये हमने देख लिया. पॉलिप के अंदर आपने इसकी क्लासिफिकेशन अच्छी तरह करनी है. एडिनोमास जो हैं, एडिनोमेटस जो पॉलिप है उनकी क्लासिफिकेशन अच्छी तरह करनी है, उसके रिस्क फैक्टर देख लें. इसी तरह आपने कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर रोल ऑफ APC देख लें.
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लासिफिकेशन अक्सर पूछ लेते हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर ये काफ़ी लेंथी हो गई होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने चैप्टर के अंदर से कम से कम अगर कभी आप ने अगर कुछ करना हो तो आप क्या करें। सो आप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ज़रूर कर लें ओरल कैविटी के अंदर, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, वार्डन ट्यूमर आप ज़रूर करें, ठीक है। इसोफेगस के अंदर आप जो है बैरेट इसोफेगस ज़रूर कर लें, इसोफेजियल कार्सिनोमा कर लें। स्टमक के अंदर आप कम से कम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, एच पाइलोरी वाला, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, इनकी मॉर्फोलॉजीज़ भी आपने करनी है। मैकल डाइवर्टिकुलम, इंटरसेप्शन ज़रूर कर लें। सीलियाक डिजीज़ आपने अच्छी तरह करना है। इसके बाद आपने कार्सिनाइड ट्यूमर देख लीजिएगा। कोलोन के अंदर आपने हिस्टन डिजीज़ देख लें। आईबीडी के अंदर ये जो क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। ये जो आपके पॉलिप के अंदर कम से कम आपको नाम ज़रूर पता हो पॉलिप्स का, और आप ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बाकी रीड कर लीजिएगा। मुझे पता है काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, अमूमन इतनी लंबी होती नहीं है, लेकिन एक तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था और इसके जो मॉर्फोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो आई थॉट कि आपको साथ साथ लिखवा दूँ। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।